साइज हम होते जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इसको एक्सट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज को निकालना। हाँ जी। जबकि हम निकालने से पहले उसमें भी एक पंच के द्वारा एक कट तो देते हैं। तो उनकी एज क्या रहती है बालों की कि एक बार आपने ट्रांसप्लांट करा लिया तो कितनी एज तक वो मेंटेन रहेंगे? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में जो भी आप बाल लगा रहे हैं, हाँ जी। बाल नेचुरल है, आप ही का बाल है। बिल्कुल। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं किसी भी डेंजरस उसके। कि मैनुअल कैसे काम करता है, नियोग्राफ्ट कैसे काम करता है, रोबोटिक में क्या काम होता है, सो दैट कि हमारे व्यूअर्स भी कनेक्ट कर पाए। जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है वो तो यूज होते हैं, चाहे पंचेस हों, चाहे जो है फोरसेप्स हों, वो चीज तो यूज होती हैं, लेकिन ज्यादातर काम मैनुअली होता है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के इस नए पॉडकास्ट में। नया मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे थ्रू अभी तक बिल्कुल अनटच्ड था, मैंने बिल्कुल कवर नहीं करा। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम्स तो बढ़ती जा रही लोगों के दिमाग में और शरीर में, हाथ पैर में, ब्लड में नई नई बीमारियां लोगों के पास आ रही हैं। लेकिन कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को प्रॉब्लम रहती है हेयर की, लोगों को प्रॉब्लम रहती है मोटापे की, लोगों को प्रॉब्लम रहती है हेल्थ से रिलेटेड। तो हेयर की जो एक प्रॉब्लम है या डर्मा मैं कह लूं, डर्मेटोलॉजिस्ट की जो जरूरत है, स्किन की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को अच्छा दिखना है, बाल अच्छे होने चाहिए, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोग जज करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। अच्छी सेल्फी होगी, अच्छी पोस्ट होंगी, अच्छी पिक्स होंगी, अच्छे ज्यादा लाइक्स आएंगे। तो आपके हेयर की हेल्थ किस तरीके से अच्छी हो सकती है, आप अपने बालों की केयर अपने घर पर किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपके बाल झड़ गए हैं या एज के साथ चले गए हैं, तो साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आज के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, कहीं इसके करने के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाता है, नई नई बीमारी आ जाती है, लोग क्यों पेन लें, जरूरत क्या है, एंड वो किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स की, वो बताते हैं। और आज के टाइम में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे नए नए तरीके भी आ गए, लोग जादू टोना करके भी बाल उगा रहे हैं। कोई नए नए तेल लॉन्च कर दिए कि भाई ये तेल लगाओ और 25 दिन में असर देखो, 30 दिन में असर देखो। तो बात आज बिल्कुल मिथ्स पर होगी, फैक्ट पर होगी कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या नहीं है। क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर जी.के. शर्मा जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, और आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। सर हरिद्वार से बेसिकली बेस्ड है, सर का क्लिनिक है, इसका नाम है जीएस ट्राइकोडर्मा क्लिनिक। हरिद्वार में सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक नया सेटअप क्लिनिक खोला है। पहले सर मिडिल ईस्ट में थे, अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, सर ने बताया कि सर का आउट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बट सर ने सोचा कि अब अपने देश चलते हैं, अपने देशवासियों की, प्रदेशवासियों की, सर उत्तराखंड से बेसिकली बिलोंग करते हैं, उन लोगों को सर्विसेज देते हैं। एंड मेन जो मिशन है, मोटो है, वो यहाँ कोई हम सर्विस को प्रमोट नहीं कर रहे। सर का मेन सोचना ये है कि जो गलत हो रहा है आज के टाइम में, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में हो रहा हो या इंडिया में कहीं भी हो रहा हो, जो लोगों को बेवकूफ बना के नए नए उपाय बता रहे हैं कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो वैसा हो जाएगा, बेसिकली ये पॉडकास्ट उसके लिए है। क्योंकि सर नहीं चाहते, या मैं कह सकता हूं कि हम नहीं चाहते कि कोई भी न्यूज या कोई भी चीज ऐसी स्प्रेड हो सोशल मीडिया पे जिसका लोगों को बाद में बहुत बड़ा भुगतान करना पड़े। तो हम स्वागत करते हैं जी.के. शर्मा जी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है डर्मेटोलॉजिस्ट में। मिडिल ईस्ट में रहे थे सर, आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे कंट्रीज में सर ने सर्विसेज की है। इंडिया में आके बहुत सारे वीआईपी हैं जिनके सर ने ट्रीटमेंट करे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो या फिर वो पॉलिटिशियंस हो या फिर हमारा जो यूपी का या उत्तराखंड का या अलग अलग जो महकमा है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके टॉप नॉच ऑफिसर्स रहे हो। वो लगभग सभी सर के क्लाइंट्स रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको इस पॉडकास्ट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो कोई नए बंदे ने अभी अभी ग्रैब करी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है लेकिन डॉक्टर हमारे पुराने हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि जो हेयर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री है, कि इसका जो इजाद है वो कहाँ से आया कि आप अपने सर पर जहां बाल नहीं है वहां भी बाल उगा सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए बिल्कुल नया है। देखिए, कहावत है कि आवश्यकता
आविष्कार की जननी है, जी। ठीक है ना। तो पहले एक दौर था जब बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता था आपके लुक पे, हाँ जी। है ना। हमारा दौर भी कह सकते हैं उसे, 60 ईयर प्लस हूँ मैं। तो उसमें जैसा है ठीक है, कुदरत जैसा दे रही है ठीक है। वक्त बदलता गया, हालांकि दौर कोई भी रहा हो, अच्छा दिखना सबका अधिकार भी है और अच्छा भी लगता है सबको। बिल्कुल। तो पर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते थे। खासकर मेल का लुक बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था, चाहे वो उसकी शादी से रिलेटेड हो, और जॉब वगैरह में तो किसी को कोई ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ती थी। वक्त बदला, दौर आज का भी आया, हैं? आज जो है शायद ही कोई प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें लुक की महत्वता ना हो, 100%। ठीक है ना। इवन मैं भी कहता हूँ कि आज डॉक्टर को जो है भी लोग पहले देख लेते हैं, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। पेशेंट अंदर आने के बाद बड़ा रिलैक्स्ड होके, ओहो आपकी पर्सनैलिटी हमें लगी ठीक ठाक, यानी जी। कि डॉक्टर का इलाज से पहले वो पर्सनैलिटी देख रहा है। हाँ जी। तो ये कोई गलत इसलिए नहीं है कि दौर बदलता है बिल्कुल। ना, उसकी जो है आवश्यकताएं बदलती हैं हर दौर की। तो आज इतना महत्वपूर्ण है कि मेल पार्लर्स भी हैं। हाँ। कभी हमने सुना था मेल पार्लर्स होते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं। तो जब ये ज़रूरतें आई तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है फिर मेल में, वो उसके बालों की है अहमियत, जी। गंजा और बिना गंजा। और पिछले कुछ वर्षों में, मैं कहूँ तो 5-6 वर्षों में जो तादाद में बढ़ोतरी हुई है हेयर ट्रांसप्लांट में, बिल्कुल। वो कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जो शादी के लिए रिजेक्ट हो गए और उसके बाद उन्हें ये फिक्र लगी कि ट्रांसप्लांट कराना है। और मेरे क्योंकि पास आते हैं बच्चे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहते हैं कि सर रिजेक्ट कर दिया रिश्ते वालों ने, और ये बड़ा सीरियस मैटर हो गया। हाँ जी। माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आके कहते हैं कि सर हमारा बच्चा जो है कमरे में बैठा रहता है, कैप लगा के हर वक्त घूमता रहता है, रिश्तेदारों के पास नहीं जाता, किसी गैदरिंग में नहीं जाता, तो क्या करें? बोले यही हर वक्त शीशे के सामने खड़ा रहता है। तो तब जो महसूस हुई जब इस चीज़ की आवश्यकता, तो वहाँ से मेन तो वहीं से शुरू हुआ होगा, ठीक जी, है ना। जी। बाकी हिस्ट्रीज तो बहुत पुरानी हैं इसकी, किसने कैसे इजाद किया। हाँ भाई, ये भी सोचा गया कि बाल सब जगह के चले जाते हैं सर में, जी। लेकिन पीछे का एक हिस्सा ऐसा है जो मरते दम तक अधिकतर लोगों का जाता ही हाँ, नहीं है, बिल्कुल। जब तक कि कोई बीमारी ना हो उन्हें इस तरह की कि सारे ही बाल उड़ जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्यूरियोसिटी जो है, जो भी डॉक्टर्स या साइंटिस्ट या जो भी इस फील्ड में काम कर रहे थे, उन्हें ये लगा होगा कि ये ऐसा क्यों है। तब उस पे काम हुआ। उस पे जब काम हुआ तो ये लगा कि हमारा जो ये डोनर एरिया जिसे आजकल हम कहते हैं, जी। इस पे उस हार्मोन का असर नहीं होता जो बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। अब ये हुआ कि इसको कहीं और लगा के देखें। हुँ। तो जब उन्हें ये लगा कि इसको कहीं और लगा दिया तो इसका कैरेक्टर नहीं बदलता, ये आसानी से जाता नहीं। हाँ चेंजेस जी। आते हैं क्योंकि नेचुरल हेयर है, हमने सिर्फ उसकी जगह बदलते हैं। तो ये लगा कि ये तो काम किया जा सकता है। उसके बाद बॉडी के और जगहों के भी बाल ट्राई हुए, वो भी सक्सेसफुल हुए। जी। लेकिन मेन जो हमारा था ये बैक ऑफ द हेयर और दाढ़ी, ये सक्सेसफुल हुए। और वहाँ से धीरे धीरे फिर टेक्निक्स निकली, फिर इंस्ट्रूमेंट्स में जो है इजाफा भी हुआ और उनकी क्वालिटी में भी बढ़ा। फिर नई नई टेक्निक्स, हालांकि बेसिक टेक्निक दो ही हैं अभी, हुँ। लेकिन उनमें कुछ और सुधार करके किसी ने कोई नाम दिया, किसी ने कोई नाम दिया, ठीक है ना। ऑथेंटिक दो ही थी। उसके बाद उनका सब डिवीज़न आप समझ लीजिए, क्या उनकी रिफाइंड फॉर्म आई, जिसमें आजकल एफयूई जो है वो सबसे पॉपुलर है बिल्कुल। क्योंकि वो बेसिक है। उसमें इंस्ट्रूमेंट या उनके लगाने के तरीके में बदलाव करके फिर उनको थोड़े थोड़े नाम दिए गए, चाहे डीएचआई हो, चाहे जो है आईएचटी हो, ठीक है ना। फिर कुछ नई मशीनों का भी उसमें जो है इज़ाफ़ा इंट्रोडक्शन किया। हुआ, जैसे कि फिर नियोग्राफ्ट हुआ, फिर रोबोटिक टेक्निक्स हुई। तो ज़रूरत तो मेन ये थी कि जब बालों की ज़रूरत हुई तो वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट का इजाद हुआ। और फिर कुदरत ने सब कुछ दिया है हमें। कुदरत ने एक ऐसी जगह बाल भी दिए थे जो आसानी से जाते नहीं हैं, हुँ। और वो उनका कैरेक्टर उनको कहीं और लगा देते हैं तो वैसे ही रहता है। बस फिर वहाँ से उनमें सुधार होते होते आज ऐसा हो गया कि ट्रांसप्लांटेड हेयर और नेचुरल हेयर में अगर एक सही तरीके से ट्रांसप्लांट है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। ट्रू। सर आपने टेक्निक का नाम लिया एफयूई। जी। तो ये एफयूई टेक्निक किस तरीके से काम करती है? इसका एक नया नाम भी अभी इजाद हुआ है, जो नया वर्जन आया, उसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, एफयूई बेसिकली
जो भी टेक्निक है उसका नाम हमने दिया है कि हम हार्वेस्टेशन कैसे करते हैं। हार्वेस्टेशन का मतलब है हम बाल किस तरीके से, जिनको हम हेयर ट्रांसप्लांट की भाषा में ग्राफ्ट कहते हैं, वो किस तरह से लेते हैं। तो FUT एक टेक्निक थी जिसमें हम स्ट्रिप काटते थे पहले और बाद में ग्राफ्ट्स को सेपरेट करके लगाते थे। जी। ठीक है, उसमें एक स्ट्रिप काटनी पड़ती है। टेक्निक वो भी ऐसा नहीं थे, एक ज़माने में वही पॉपुलर टेक्निक थी हैं। जी। उसके अभी भी फ़ायदे हैं, वो पेशेंट में यूज़ की जाती है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जब हमें FUE और FUT दोनों करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। लेकिन FUE पॉपुलर इसलिए हुई कि एक आम आदमी को सुनने में बड़ा थोड़ा डर लगता है कि साहब पीछे से स्ट्रिप काटेंगे, फिर स्टिचेस होंगी, उससे वो घबराने लगा। हाँ जी। उसके बाद FUE में सुधार भी बहुत होते गए। तो आज सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है वो FUE है। फिर मैंने बताया कि उनकी लगाने की तरीके में या कुछ और चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसमें भी थोड़े नए नाम इंट्रोड्यूस हो गए हैं। बेसिक टेक्निक FUE ही है। ओके। FUE का मतलब है कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो अब तक हम जानते थे, ओके। ठीक है ना। लेकिन फिर वही है कि जब मोर प्रिसाइज हम होते जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इसको एक्सट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ को निकालना, हाँ जी। जबकि हम निकालने से पहले उसमें भी एक पंच के द्वारा एक कट तो देते हैं, और जहां पे भी हम कट देते हैं उस पर वर्ड यूज किया जाता है एक्सीजन। ओके। तो इसलिए जो नई हमारी जो इसकी नोमेनक्लेचर है वो है फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन, अच्छा। ठीक है ना। तो बस एक्सट्रैक्शन वर्ड हटा के एक्सीजन इसलिए किया गया कि हम उसमें एक इंसीजन या उसमें एक कट लगाते हैं, चाहे वो पंच के द्वारा लगाएं, तो उसका प्रिसाइज और करेक्ट नेम है फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन। जी। तो अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल किसी के बाल चले जाते हैं, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट ही आखिरी ऑप्शन रहता है उसके पास? एंड हेयर ट्रांसप्लांट ही क्यों कराना चाहिए अगर आखिरी ऑप्शन भी है तो? देखिए, अल्टीमेट अगर किसी को बाल चाहिए और कोई तरीका उसके सक्सेसफुल है नहीं उस केस में, तो हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र तरीका ट्रांसप्लांट ही बचता है। जी। अगर हम ये कहें कि खाली ट्रांसप्लांट ही किसी गंजेपन के लिए है, तो मैं शुरुआत तो इस बात से करूंगा कि अगर आप अपने गंजेपन को स्वीकार कर सकें तो कुछ कराने की जरूरत नहीं। और ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत मेरे पास भी आते हैं जो कि सर ठीक है, मुझे तो गंजा भी अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली को पसंद है, मेरी वाइफ को पसंद है, मैं क्यों कराऊं। मैं बिल्कुल। बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कि क्यों कराएं आप। हाँ जी। भैया आपको पसंद है, कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि इसके बगैर जान जा रही है, हम्म। या आपको कोई बॉडी ऑर्गन खराब हो रहा है, तो मत कराइए। हाँ जी। और ये ईमानदारी से कहना चाहिए कि जिसको नहीं कराना उसको हम जबरदस्ती खींच नहीं सकते। ये हमारे एथिक्स होने भी नहीं चाहिए। हाँ, और बहुत से क्या, बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है जो दीवाने हैं, पागल हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। हम्म। नहीं सर, हमें बाल चाहिए। कुछ यंगस्टर तो ऐसे हैं जिनकी एज नहीं है, कंडीशन नहीं है, वो भी ट्रांसप्लांट को एक फैशन सा समझ के हाँ। सर इधर डाल दीजिए, इधर डाल दीजिए, उधर डाल दीजिए। बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि बेटा, वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी, योर टाइम। आपका मनी जो है वो ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं है। आपके माँ बाप जो हैं वो कितनी मेहनत से उस पैसे को कमा रहे हैं। आपकी ना कंडीशन है, ना एज है अभी कराने की। ना जरूरत है। हाँ, ना ज़रूरत है अभी। जब कभी होगी ज़रूरत देखेंगे। लेकिन मैं पर्सनली हैं, मेरे कई केसेस हाँ, ऐसे हैं होंगे जो बिल्कुल। माँ बाप की सोर्स ला रहे हैं कि नहीं हमारे बेटे के तो कर दीजिए, इसकी शादी होनी है जल्दी। कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जहाँ जल्दी शादी कर देते हैं, हाँ। तो 19-20 साल में नहीं जी लगा दीजिए, इसकी तो 6 महीने बाद हमें शादी करनी है। तो मैं अपना पर्सनली तो ये कहूँ कि मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि माफ़ करिएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। और अगर बिल्कुल ही आप पीछे पड़ रहे हैं तो क्या आप लिख के देंगे कि डॉक्टर ने मना किया था लेकिन हम फिर भी करवा रहे हैं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पेशेंट लेना नहीं चाहता, बोले जी हम लिख के क्यों दें। तो मैं खैर कहता हूं कि आपकी कंडीशन भी नहीं है, एज भी नहीं है, मत करिए। तो ये बिल्कुल ये एक ही ऑप्शन है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, हेयर तो हैं लेकिन डेंसिटी कम हो रही है, वहाँ पे मेडिसिन, PRP, GFC और कई तरीके हैं जो आजमाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले उनको ट्राई करिए। अगर पेशेंट पूरी तरीके से उस एज ग्रुप में नहीं है, उसकी कंडीशन हेयर ट्रांसप्लांट अभी लायक नहीं है, तो मत करिए।
बिल्कुल। भाई, एक क्वालिफाइड डॉक्टर का फर्ज खाली यही नहीं है कि आए मरीज का ट्रीटमेंट करा और भेज दिया। हाँ जी। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए पेशेंट के साथ, ये शायद ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। वरना फिर हमारे क्वालिफाइड होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है किसी बेजान चीज से जुड़ा हुआ नहीं है कि एक बार टूट गई, खराब हो गई, बदल देंगे, 100 बार बदल देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ये एक ऐसी चीज है कि एक बार हमने अगर अपनी गलती से, अपने अनजानेपन से, या पेशेंट के जोर देने पे बिना वजह कुछ गलत कर दिया और उसका बाद में रिजल्ट हमें सही नहीं मिल रहा, तो ये कभी आपको चैन से सोने नहीं देगी वो चीज़। तो क्यों करें? सही बात है। एथिकल करिए, जो सही है वो करिए। एक बात मेरा पुख्ता विश्वास है इस बात पे कि एथिकल और ईमानदार प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। और जहां हम कुछ गड़बड़ करने की सोचते हैं, वहाँ खुद तो डरते ही हैं, किसी एक और का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि वो बेजान चीज़ नहीं है। किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है। ट्रू। हमें अपने आप को उस सिचुएशन में रख के सोचें कि अगर हमारे साथ कहीं ऐसा गलत हो तो कैसा हो। बस यही सोच के पेशेंट के साथ व्यवहार करिए। यही मैं सबको कहता हूँ, अपने स्टाफ से लेके सबको बताता हूँ कि कुछ भी करने जा रहे हैं, एक बार इमेजिन करिए कि या तो टेबल पे मैं लेटा हूँ या मेरा कोई रिलेटिव, मेरे घर का, मेरा भाई, कोई भी लेटा है, तब आप करिए, कभी गलत कर ही नहीं सकते। ये बात तो सही है। और जब हम इसको सिर्फ पैसा कमाने का साधन समझ लेते हैं, तब हम हर वो चीज करते हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए की जा सकती है। तो मैं ये मानता हूं कि ये अल्टीमेट तो नहीं है, मतलब अल्टीमेट है अगर आपको बाल चाहिए और आप सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, तो अल्टीमेट तो हेयर ट्रांसप्लांट ही है। अदरवाइज अगर कंडीशंस, एज, ये बहुत सारी चीज़ जो हैं मैच नहीं करती ट्रांसप्लांट के साथ, तो प्लीज़ जो और तरीके हैं उन्हें भी अपनाइए। हाँ, कम से कम ऐसे तरीके मत अपनाइए जो आजकल कहीं कोई दवाई घिसी जा रही है और कुछ है आ रही है। साइंटिफिक तरीके अपनाइए, ये मेरा सबको कहना है। और सीधा सा उसका एक ही सॉल्यूशन है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स पे जाइए। क्वालिफाइड डॉक्टर्स महंगे सस्ते जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये भी मेरा विश्वास है कि आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, आपको गलत नहीं करेंगे, आपके साथ जो करेंगे साइंटिफिक करेंगे और एथिकल करने की कोशिश करेंगे। सर, अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की, तो ये कितना सुरक्षित है, सेफ है? क्योंकि देखा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट को भी लोग कहते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं चलता। आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, लेकिन ओवरऑल आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा, बाल आपके झड़ते चले जाएँगे। तो मैं सेफ इन द सेंस ये कह रहा हूँ कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद फुल ऑन गारंटी, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि फिर तो बाल नहीं जाएंगे ना, फिर तो हमेशा रहेंगे ना। तो और उनकी एज क्या रहती है बालों की, कि एक बार आपने ट्रांसप्लांट करा लिया तो कितनी एज तक वो मेंटेन रहेंगे, एंड उनके मेंटेन करने के तरीके क्या हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में जो भी आप बाल लगा रहे हैं, हाँ जी। बाल नेचुरल है, आप ही का बाल है, बिल्कुल। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं किसी भी डेंजरस उसके। हम्म। ठीक है ना? 100% इसलिए नहीं कहते कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। साइंस की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सिर्फ डेफिनेशन में एब्सोल्यूट हैं। रियलिटी में कोई एब्सोल्यूट नहीं होती है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं होता, डेफिनेशन जरूर होती है। हाँ जी। इसी तरह मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट होते हैं, बशर्ते उसको करने वाला एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड हो। ठीक है ना? और आप कोई सोच जो है वो ये है कि पेशेंट को, हमारे लिए ये कोई वैसी चीज नहीं है कि हम इसको कैसे भी हैंडल करें, एक जानदार चीज को हैंडल कर रहे हैं। हॉस्पिटल कंडीशंस कैसी हैं, हाइजेनिक कंडीशंस कैसी हैं, ओटी कंडीशंस कैसी हैं, टीम कैसी है, ठीक है ना? ये सब चीजें अगर ऑलमोस्ट बेस्ट जो है स्केल पे हैं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल हैं, सेफ है ये हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि इटसेल्फ हेयर ट्रांसप्लांट से कोई डेंजरस साइड इफेक्ट होगा ऐसा कम होता है। हाँ। हैं कुछ चीज हैं जो आप शायद पहले पता नहीं कर सकते, बाद में हो सकती हैं,
लेकिन अगर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको थोड़ी सी 4 5 6 गिनाई हैं, अगर ये ठीक हैं तो फिर चांसेस साइड इफ़ेक्ट के बहुत बहुत कम होते हैं। इसलिए ही मेरा कहना है कि मिसगाइड मत होइए। सिर्फ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स के पास जाइए, किससे कराइए, कहाँ कराइए, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सभी वो जो हैं, जो करेंगे आपके साथ बहुत बेहतरीन करेंगे, क्योंकि आपके रिजल्ट की फ़िक्र आपसे ज़्यादा डॉक्टर को होती है। ये तो है। ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा खुशी होती है उसे जब आप एक पेशेंट का रिजल्ट बढ़िया आता है। तो प्लीज़ कुछ मत करिए, सिर्फ बहुत छोटा-सा सॉल्यूशन बताया मैंने इन सब कन्फ्यूज़न से, साइड इफ़ेक्ट से बचने का, कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स पे जाइए, उन्हें बॉडी स्ट्रक्चर मालूम है, उन्हें आपकी बॉडी में कोई चीज़ कहाँ है, ये मालूम है। तो डेफ़िनेटली आप ये सोचिए, जिस व्यक्ति ने 10 साल मेडिकल कॉलेज को दिए हों, और अगर मेरी उम्र का हो तो 62 में हो गया, 32 इयर्स मुझे बाहर हो गए। इतना टाइम पीरियड अगर किसी ने एक चीज़ में दिया है, जिसने बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छी से पढ़ा है, जाना है, हाँ जी। वो किसी चीज़ को बेहतर करेगा, या जिसने कभी मेडिकल कॉलेज का मुँह नहीं देखा, जिसका उस फील्ड से कभी उसके बारे में पढ़ा लिखा नहीं, या वो करेगा? देखिए, कुछ चीज़ पे काम करने से तजुर्बा तो आ सकता है आपको। एक मैकेनिकल तजुर्बा आता है, इसमें कोई शक नहीं, कि भई आप रोज़ जो है एक चीज़ पे हथौड़ा मार रहे हैं, तो एक टाइम वो आएगा कि आँख मीच के भी आप वो सही जगह पे मारेंगे हथौड़ा। हाँ इसका जी। मतलब ये नहीं कि जो हथौड़ा जहाँ मार रहे हैं उसके अंदर जो चीज़ है, वो कैसे सेफ रहे, कैसे बचे, किस कहाँ पे हथौड़ा मारना है, वो जो है आपको जभी जानकारी होगी जब आप अंदर की स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह आपने पढ़ा हो, जाना हो। ठीक है ना? तो जैसे कि भई अगर मुझे बोनट खोलना आए ना और मैं इंजन खोल दूँ, हुँ। तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। बाकी आजकल सब क्वालिफ़ाइड हैं, सबको समझ में आता है। थोड़ा-सा हम लापरवाही और आलस्य कर जाते हैं कि छोड़ो। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो थोड़ा-सा मैंने देखा कि आजकल ज़्यादा हो गई है, कि वो सबकी कमज़ोरी है, वो मेरी भी हो सकती है। मैं आज कह रहा हूँ आपको, मुझे कोई चीज़ खरीदने जाना हो और एक जगह मुझे सस्ती मिल रही हो और एक जगह ज़रा महँगी हो, तो लालच तो आएगा, हुँ। स्वाभाविक है। लेकिन अगर दूसरे ही पल ये सोचें कि क्या जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं? हुँ। भई फ़ोन तो चाइनीज़ भी है और स्मार्ट भी, एप्पल भी हाँ जी। है ना? मैं एप्पल का कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि लेकिन दोनों ही बिक रहे हैं। हुँ। एप्पल के लिए भी जो है लगी पड़ी है लाइन, हुँ। और चाइनीज़ फ़ोन भी बिक रहे हैं आराम से। दोनों का पर्पस तो सॉल्व होता है ना, कि बात हो रही है, हेलो हाय चल रही है। हाँ जी। लेकिन क्वालिटी वर्क, आप टपरी की चाय के रेट में 5 स्टार नहीं पी सकते। ये बात ये तो है। फ़र्क को समझना होगा। अगर आपको 5 स्टार चाय पीनी है, तो फिर 400-500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। चाय सेम है। चाय सेम है, हो सकता है कभी-कभी आपको टपरी पे स्वादिष्ट मिल जाए, लेकिन वो जो 5 स्टार का जो आप बाहर जाके रौब जमाना या उसका जो एक मज़ा महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए तो फिर 400 रुपए देने पड़ेंगे। एंड ये व तो बात रही बेजान चीज़ के बाद में कह रहा हूँ मैं, जी। जिनमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जानदार चीज़ में ज़रा-सा सोचिए कि चाय गिर गई तो दोबारा आ जाएगी और 400 रुपए खर्च कर लेंगे। लेकिन जो बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो गई, तो फिर शायद वो जो चीज़ हमें 25-50 हज़ार के लालच में हम जो सोच रहे हैं, वो फिर शायद 50 लाख में भी वो ओरिजिनल फॉर्म में ना आ पाए। तो इस चीज़ को बेजान और जानदार चीज़ की तरह सोच के समझ के करिए। बाकी आजकल ऐसा नहीं है, हर आदमी अवेयर है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, बस थोड़ी सी लापरवाही और आलस्य हमें मार देता है। लेकिन ये एक मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ हैं जो पॉसिबल नहीं है कि साहब इतने में अनगिनत ग्राफ्ट लगवाइए, इतने में ये लगवाइए। ये सब चीज़ों पे जाइए, मैं ये नहीं कहता आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, लेकिन फिर मेरा एक कहना है कि जहाँ भी आप इन चीज़ों से आकर्षित होते हैं, उनमें आप एक बार ज़रूर करिए कि डॉक्टर, क्लिनिक या हॉस्पिटल, कंडीशंस, सारी चीज़ों को ज़्यादा दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। खाली ये सुनना महत्वपूर्ण नहीं है कि इतने कम में इतने अनगिनत ग्राफ्ट लग रहे हैं, ठीक है?
जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो उस पे ध्यान दीजिए। और अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वास्तव में आपको कम पैसे में और बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है, तो फिर मुझे क्या अधिकार है किसी को रोकने का? और मुझे खुश होना चाहिए कि आपको बढ़िया मिले, लेकिन जो पॉसिबल है नहीं, ये आप सब जानते हैं। बिल्कुल। इसलिए अपनी सेहत से मत खेलिए, उसका ध्यान रखिए। सेहत है तो सारी चीज़ दोबारा पैदा हो जाती हैं, और सेहत नहीं है तो बड़ी-बड़ी चीज़ें भी आपके पास हैं, तो वो किसी काम की नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक छोटा-सा सवाल आ रहा था, व्यक्तिगत सवाल है। आपका नाम जीके शर्मा जी है एंड आपकी जो फर्म है या मैं क्लिनिक कह लूँ, उसका नाम जीएस ट्राइकोडर्मा क्लिनिक है। तो जीके से जीएस आपने चेंज कर दिया, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक हाँ, रीज़न? इसमें ज़्यादातर लोग तो एक मतलब निकाल लेते हैं कि डॉक्टर जी के शर्मा, हुँ, यानी कि जी और शर्मा का एस लगा के बन गया ये, हाँ जी, है ना? क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट में मुझे गोपाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो वो जो हैं, लेकिन इसका जो मेन जो वजह है, जीएस का जो मेन फुल फॉर्म या जो भी आप कहें क्यों रखा है, इसमें हम 2 लोग हैं। अच्छा, मैं जी के शर्मा हूँ तो मेरा जी है। मेरे जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं, उनका डॉक्टर सुशील है, तो ओके, इसलिए उनका एस लेके, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था नाम रखते वक़्त। अब इतने नाम आ जाते हैं, फिर हमने कहा सारी तरफ से दिमाग हटाओ, आपके और मेरे नाम से जीएस रख देते गोपाल सुशील। हैं, बस। बहुत बढ़िया। तो आज के टाइम में सर ट्रांसपेरेंट में भी ना बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। ऑब्वियस है आपको तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पता है। लेकिन कुछ एक टेक्निक्स मैंने भी नोट की हुई है, जैसे एक मैनुअल हो गया, न्यू ग्राफ्ट हो गया, रोबोटिक हो गया। तो मुझे ना इन तीनों टेक्निक्स की मैकेनिज्म समझनी है कि मैनुअल कैसे काम करता है, न्यू ग्राफ्ट कैसे काम करता है एंड रोबोटिक में क्या काम होता है, सो दैट कि हमारे व्यूअर्स भी कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, हम तो उस दौर के डॉक्टर हैं जब कैलकुलेटर या कंप्यूटर से ज़्यादा मैनुअल चीज़ों पे भरोसा किया जाता था। और मैं तो शायद आज भी मानता हूँ, अगर मेरे अंदर से कहीं आप दिल के कोने से कहीं एक बात पूछें, कि जो कैलकुलेशन मुनीम जी कर लेते थे, वो मैंने कई बार देखा, उनकी कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं होती थी। कंप्यूटर, और उसमें मेरे साथ कल ही एक घटना घटी है कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो गई, लेकिन मैनुअल कैलकुलेशन ठीक थी। हाँ जी, खैर, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजीज़ पे ना जाएँ या वक़्त के साथ ना बदलें। जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैनुअल का मतलब है कि सारी चीज़ें मैनुअली हो रही हैं। जी, ठीक है ना? छोटे-मोटे जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है वो तो यूज़ होते हैं, चाहे पंचेज़ हों, चाहे जो है फ़ोर्सेप्स हों, वो चीज़ तो यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर काम मैनुअली होता है। उसके बाद फिर मशीन हुई, कुछ नियोग्राफ्ट की मशीन आ गई, ठीक है? फिर और बढ़ के रोबोट आ गया, और आपने खाली हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं, कई क्षेत्र में सुना होगा, रोबोटिक सर्जरी होती है जी हमारे यहाँ। जी, रोबोट का मतलब आप सब लोग जानते हैं, वो इंसान कम काम करता है, उसमें रोबोट ज़्यादा करता है। बिल्कुल, 100% बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उसमें इंसान का दखल नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे काम हैं। अब आप उसको ये कहें, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, मकसद है रिज़ल्ट बेहतर आना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना? इसलिए तीनों ही का मेरे हिसाब से जो है ना स्थान बराबर है। मैनुअल वाला कभी-कभार आपको लगता है कि शायद ये ज़्यादा है, मैनुअल वाले इतने एक्सपर्ट हैं कि वो जो हैं, जो रिज़ल्ट दे देते हैं, वो फिर किसी मशीन से नहीं आता, है ना? और रही नियोग्राफ्ट, रोबोटिक, ये मशीन इंट्रोड्यूस हो गई हैं नई, इनमें मशीनें काम कर रही हैं अपना, तो जो कुछ एक्सट्रैक्शन जो मैनुअल है चीज़, वो मशीन करती है। हाँ, कुछ स्टेप्स जो हैं वो मशीन करती है, बाकी कुछ उसमें उसको आपको प्रोग्रामिंग तो उसकी करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो मशीनों का फ़र्क है, इसलिए रिज़ल्ट में कहीं कोई फ़र्क आएगा, ऐसा अपैरेंटली लगता तो है। लेकिन किसी भी टेक्नीक में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उसको पैशन के साथ कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट सब में आता है। बिल्कुल। तो कुछ एक फैक्ट्स और मिथ्स भी हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, जो जब मैं भी गया था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो मेरी नानी ने, मेरे मम्मी ने कहा मुझे कि अरे भैया ये मत कराओ, कैंसर हो जाएगा। हमने सुना है कि गलत सुई यूज़ हो रही है, सर पे हथौड़े बजाए जाते हैं, सर सूज कितना मोटा हो जाता है, फेस सूज जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आफ्टर ट्रांसप्लांट क्या क्या कैंसर होता है? क्या माइग्रेन होते हैं? हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी हैं कि कभी-कभार हम बालों को जो है, इतने शिद्दत से चाहते हैं कि बाल तो मेरे उग जाएँ, हाँ जी, लेकिन कुछ मिथ्स हैं और कुछ कन्फ्यूज़न्स जो हैं, जो मैंने कहा कि ऐसे लोगों द्वारा फैलाए जाते हैं, जिनका मेडिकल साइंस से कोई लेना-देना नहीं है,
जिन्होंने या तो अपना करा लिया, 4 दोस्तों के करा लिए, और वो एक्सपर्ट बन के राय देते हैं। और ये हमारे यहाँ ये है, बड़ी कहावत मशहूर है हिंदुस्तान में कि डॉक्टर को छोड़ के सब डॉक्टर हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल फिट कहावत है। हर घर में और वो इतनी कॉन्फिडेंटली आप उन चीज़ों को बताएंगे। बल्कि मैंने तो ये भी सुनी है, 1-2 चीज़ें मैं देख लेता हूँ जब सोशल मीडिया पे, कि डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं, तब बड़ा फनी लगता है ना? वो ये कहते हैं कि ये चीज़ आपको डॉक्टर भी नहीं बताएगा। आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। हाँ, नहीं, वीडियो में तो देखी नहीं होगी। वीडियो का कंपटीशन तो चल ही रहा है। एक वो कंपटीशन भी चल रहा है कि वो पर्टिकुलर जिसका भी चैनल है या क्या है, उसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो कितने किस क्लिनिक को सपोर्ट कर रहा है। ये सब चीज़ें, ये ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती हैं और मुझे आती भी नहीं है। तो मैं तो सीधा सा ये कह रहा हूँ कि आप जो हैं आराम से, एक ही सॉल्यूशन है, बड़ा सीधा सा सॉल्यूशन है। खुद जो है जानिए, हाँ, जानकारी लीजिए आप सोशल मीडिया से, लेकिन जहां आप जाना चाहते हैं उस क्लिनिक में खुद जाइए एक बार। आप एक बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मिल तो लीजिए एक बार डॉक्टर से। एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और वो किसी और के भरोसे लेना, वो भी जो इस फील्ड में जिनको कुछ नॉलेज नहीं, जिन्होंने कभी मेडिकल कॉलेज देखा नहीं, जिन्होंने किताबें कभी पढ़ी नहीं, उन पे भरोसा करके आप जा रहे हैं, तो मैं इसको समझदारी नहीं कहता। तो ये जो कुछ मिथ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल चेंजेस होते हैं किसी भी सर्जरी के साथ या उसके बाद, उनको भी जो है कॉम्प्लिकेशन या डरा के पेशेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। वो क्या मोटो है, क्या उनका किस वजह से कहते हैं, ये मैं नहीं जानता और सब जानते भी हैं। हाँ, ठीक है ना? ऐसा है। तो आप ये देखिए कि मान लिया आपने जिक्र करा कैंसर का, अभी तक कोई स्टडी ऐसी नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद कैंसर हो जाता है। हाँ। कोई ऐसी रिलेटेड नहीं है, कोई प्रोसीजर में कोई ऐसी चीज नहीं होती। ठीक है ना? दूसरी चीज माइग्रेन की है, तो माइग्रेन पे मैंने कुछ खुद स्टडीज ऐसी पढ़ी हैं कि माइग्रेन ठीक हो जाता है ट्रांसप्लांट के बाद। अब ये मेरे कई पेशेंट जो हैं वो बड़े अचंभित हुए, क्योंकि दो तीन पेशेंट तो मुझे याद आते हैं जो कहने लगे सर हमें माइग्रेन है। मैंने कहा तो फिक्र मत करो, आपके 2 चीजों का ट्रीटमेंट हो रहा है, बाल तो आपके आएंगे ही आएंगे, आपका माइग्रेन भी ठीक होने के चांसेस हैं, ऐसी स्टडीज हैं। तो ये पर्टिकुलर आपने कैंसर और माइग्रेन से रिलेटेड पूछा, तब मैं ये कह रहा हूं। बाकी रही कुछ नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, भाई कोई जादू नहीं हो रहा, एक प्रोसीजर हो रहा है, छोटा या बड़ा, उसमें थोड़ी स्वेलिंग आना, थोड़ी ब्लीडिंग होना, ये स्वाभाविक चीज है। ऐसा कैसे संभव है कि हम तैरना सीखने जा रहे हैं और गीले भी ना हो? पॉसिबल है कहीं? तो स्वाभाविक चीजों को अगर आप डरा के या उनको कॉम्प्लिकेशन लेके प्रोजेक्ट करोगे, तो वो दोष जो है पेशेंट का तो इतना नहीं है, लेकिन जो उन चीजों को ये कहते हैं कि साहब ये, अरे भाई स्वाभाविक सा एक छोटा बड़ा जो भी ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे कट छोटे बड़े लगेंगे, थोड़ी ब्लीडिंग नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी, माइल्ड पेन नहीं होगा, ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो फिर ये भी तो सोचिए कि नो गेन विदाउट पेन। हालांकि बिल्कुल नेग्लिजिबल पेन होता है, आजकल सब ऐसे तरीके हैं, और सभी मैं सोचता हूँ अच्छे क्लिनिक्स में पेन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर होते हैं। मेरे साथ जो हैं दूसरे डॉक्टर साहब जिनका मैंने बताया, वो पेन मैनेजमेंट के लिए ही हैं मेरे साथ। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बिल्कुल ही कोई हम जादू करेंगे ऐसा मत सोचिए। इसीलिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए, वो ही आपको सही गाइड करेंगे। तो ये ऐसे मिथ हैं, कुछ स्वाभाविक चेंजेस हैं। हाँ, साइड इफेक्ट होने के नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। दुनिया की कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके साथ साइड इफेक्ट ना जुड़े हों। लेकिन मैंने बताया ना कि जो मैंने बताया था, डॉक्टर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन होने चाहिए, ओटी अच्छी होनी चाहिए, पेन मैनेजमेंट के लिए कोई होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट हैं, बाकी मिथ्स ही हैं। और जो स्वाभाविक चेंज आने हैं किसी भी सर्जरी के बाद, वो आते हैं, वो 2-4-5 दिन का मसला होता है, उसमें सब चले जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? और सही, इसीलिए मैंने कहा कि आपको अगर इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं है जी, तो आप एक सिंपल सी चीज में भी साइड इफेक्ट दे सकते हैं। और ऐसे साइड इफेक्ट के पेशेंट मैंने एक नहीं कई जो है ट्रीट भी किए हैं और उनकी वो कंडीशन भी देखी है, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। और रेयर होने का मतलब ये है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही जरूर कर रहे हैं। वो किसकी तरफ से हो रही है? वो डॉक्टर की तरफ से भी हो सकती है, पेशेंट की तरफ से भी हो सकती है।
हर स्टेप, हर चीज को उतना टाइम जरूर दीजिए। जी। हाँ, है एक आध इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट, लेकिन वो आने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और थोड़ा सा मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि पिछले कुछ सालों में मैंने साइड इफेक्ट्स पे बहुत काम किया है। अच्छा। हाँ, और उनके जो भी सॉल्यूशन मेरे से निकल पाए हैं उन पे मुझे भरोसा है कि साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ये अगर उन तरीकों को अपनाया जाए। बहुत तो बढ़िया। वही तरीके हम अपने क्लिनिक पे अपनाते हैं। टाइम दो पेशेंट को, है ना, जिस स्टेप पे जहाँ जितना ऑब्जर्व करना है, जहाँ उन पे वेट करना है। ये मत सोचो कि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाने के लिए बस आज 2, 4, 5, 10 एक साथ कर दो। भाई कुछ स्टेप्स जो हैं ऑब्जर्वेशन मांगते हैं, उनको अगर हम उतना टाइम नहीं देते तो नेक्स्ट डे हमें कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ता है। True. तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही हो सकती है जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे। अगर सारी चीज़ ठीक चल रही हैं तो नेग्लिजिबल कॉम्प्लिकेशन है। और ये तो मैंने बता दिया, कैंसर का कोई लेना देना नहीं है। और माइग्रेन के लिए मैंने एक बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात बता दी कि वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चंस आते होंगे कि लोग पूछते होंगे आपसे कि जो हमने ट्रांसप्लांट कराए हैं हेयर, जो नए हेयर हमारे आएंगे, उनकी एज क्या होगी, उनके कलर क्या रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि वो निकलेंगे तो ग्रे हेयर हो जाएंगे, व्हाइट हेयर हो जाएंगे? सॉरी सॉरी उनका कलर चेंज हो जाएगा एंड उनकी क्वालिटी क्या रहेगी? क्या वो मोटे होंगे, क्या वो पतले होंगे? तो इनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ट्रांसप्लांटेड हेयर आप ही का हेयर है, जी। वो किसी दूसरे का नहीं है। ईश्वर ने जैसी आपको हेयर क्वालिटी दी है, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट वही रहने वाली है। हाँ, कुछ पुअर, कुछ गुड, कुछ बेस्ट जो हैं डोनर एरियाज होते हैं, है ना, वो कैटेगरीज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि सभी के बाल हम बहुत बढ़िया कर देंगे, एक जैसे ही होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। जो कुदरत ने आपको बाल दिए हैं, क्वालिटी तो वही रहेगी। हाँ, कुछ मेडिकेशन से, कुछ थेरेपीज से हम उनकी क्वालिटी में थोड़ा सुधार तो ला सकते हैं, जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको बिल्कुल ही बदल देंगे। जो कुदरत ने आपको बाल दिए हैं, क्योंकि आप ही का बाल है, नेचुरल बाल है, आप ही के सर से ले रहे हैं या दाढ़ी से ले रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट वही रहने वाली है। हाँ, उनमें सुधार करने के लिए ट्रीटमेंट या जो है वो हम दे सकते हैं। तो और रहा कलर का, वो सारे वैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। एज के हिसाब से अगर आपके ग्रे हेयर ज़्यादा हैं डोनर एरिया में, तो जी। लेने तो पड़ेंगे हमें, ऑब्वियस है ना। तो ग्रे हेयर आएगा, वो ब्लैक थोड़ी हो जाएगा। हम जैसा किसी भी कुदरती चीज को, किसी भी बॉडी की फिजियोलॉजी को बदल नहीं रहे हैं। वी आर ओनली चेंजिंग द प्लेस ऑफ योर हेयर। एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसका कलर कुछ हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके सर में सफेद बालों की तादाद ज्यादा है तो वो सफेद ही लगेंगे। और ट्रांसप्लांट के बाद उनका भी वही सॉल्यूशन है जो बिना ट्रांसप्लांट के है, कि भाई आप कलर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल बाल है। जी। तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हम कोई जादूगर या कोई ऐसी चीज करेंगे जो नेचुरली बॉडी फिजियोलॉजी के खिलाफ है, या हम कर नहीं सकते उसे। तो इस चीज से भी बचिए कि अगर कोई ऐसी चीज आपको समझाए कि हम ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। और जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, तो नेचर से दोस्ती करिए, नेचर के खिलाफ मत जाइए। अब आप ये कहेंगे नेचर, ट्रांसप्लांट भी नेचर के खिलाफ जाना है, तो बिल्कुल है, एक तरीका वह है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जिसको अगर अपना गंजापन एक्सेप्ट है, कर सकता है, तो वो भैया गंजा रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जान नहीं जा रही, है ना। गंजा लुक भी बहुत लोगों को सूट करता है, लेकिन ये कहना आसान है। यंग एज में बॉल्ड रहना, लोग डिप्रेशन तक जा रहे हैं इसकी वजह से। ये सारी चीजें हमने अपने जीवन में देखी हैं। तो जिनको बाल चाहिए, वो कुदरत के खिलाफ जाने वाला तो है। भाई कुदरत तो आपको गंजा कर रही है, हम बाल लगा रहे हैं तो एक मोटे तौर पे तो खिलाफ ही जा रहे हैं, लेकिन आपका नेचुरल बाल लगा रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल वो नहीं कर रहे। भाई कुदरत तो ये भी कह रही है कि किडनी आपकी खराब हो गई तो मर थोड़ी जाएगा आदमी, किडनी ट्रांसप्लांट मत करिए। बिल्कुल होता है भाई, वो भी तो कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन किडनी से किडनी की जगह दूसरी किडनी लगा रहे हैं, यानी कि हम कोई ऐसा नहीं कर रहे। हालांकि आजकल बॉडी ऑर्गन की जगह कुछ आर्टिफिशियल जो है चीजें भी फिट होती हैं, चाहे वो पेस मेकर हो, है ना, बहुत सी चीजें हैं। लीवर के लिए लेकिन जहां पे हम नेचुरल चीज को नेचुरल चीज से बदल रहे हैं, तो वो उतना जो है नेचर के अगेंस्ट जाना नहीं है।
कॉस्मेटिक सर्जरी है, चॉइस आपकी है। बिल्कुल। भाई किडनी ट्रांसप्लांट तो ज़रूरी है, जान बचानी है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूरी नहीं है, आपको जान नहीं जा रही, लेकिन कंडीशन जान ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है क्योंकि पेशेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर रोज़ शीशे के सामने खड़े रह रहे हैं, फिर भी चॉइस आपकी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है। डॉक्टर साहब, अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं तो ऑब्वियस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूं बहुत समय से। तो मैंने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे हैं कि हमारे पास टर्की के डॉक्टर्स आए हुए हैं, बाहर के एनआरआई डॉक्टर्स हैं, और इतने पैसे में इतने आपको फॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, इतने ग्राफ्ट लग जाएंगे, हमने इन वीआईपीस के ट्रीटमेंट करे हुए हैं। और लोगों को थोड़ा मिसगाइड भी करा जा रहा है कि वो आपका मैनुअल करेगा, हम रोबोटिक तरीके से करेंगे, इसलिए इसके चार्ज ज्यादा है। तो इन सभी फैक्ट्स पर या इन सभी न्यूज़ पर या सोशल मीडिया, जो इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में आपने देखा होगा कि नॉलेज उतनी नहीं है, लेकिन जो कहेंगे दावा है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, जब हम किसी भी प्रोफेशन को बिजनेस बना देते हैं जी। तो फिर सारे वो तरीके अपनाते हैं जो शायद सुनने में तो अच्छे लगें, लेकिन अब हम जैसे दौर के डॉक्टर तो यही कहेंगे जो ठीक नहीं है, खासकर मेडिकल प्रोफेशन में, क्योंकि फिर मैंने कहा ये जान से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, ये बेजान चीज़ का प्रोफेशन नहीं है। जी। इसे बिजनेस बन गया है तो कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ जी। उसमें डिमांड एंड सप्लाई वाली वो होती है। बिल्कुल। हर व्यक्ति की डिमांड है कि फैसिलिटी 5 स्टार होनी चाहिए। एक इम्प्रेशन था एक दौर में कि हॉस्पिटल के नाम से एक पिक्यूलियर स्मेल होती थी, पिक्यूलियर लुक होता था, ठीक है ना? हाँ जी। वो हम एक्सेप्ट करते थे कि जी जाएंगे तो फिनाइल की या इन सब की स्मेल आएगी, अजीब सी स्मेल, हॉस्पिटल नाम से क्या दे। आज दौर बदल गया, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं। हाँ। आज आप वो स्मेल भूल गए, वो बिल्डिंग के कलर भूल गए, वरना एक पीला सा हॉस्पिटल का कलर होता था, बस वही मानते थे हॉस्पिटल। आज जब दौर बदला है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ बदल गई। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाँ, तो उससे रिलेटेड ये भी चीज़ बदली कि वो कभी कैसे बिजनेस का रूप ले लिया उसने। उसमें यही मैंने कहा ना कि डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। अब हर एक को जो है अगर 5 स्टार फैसिलिटीज़ चाहिए तो 5 स्टार फैसिलिटीज़ जो हैं कहीं ना कहीं पैसे से ही आती हैं। बिल्कुल। और जब पैसे से आएंगी तो उसको फिर बिजनेस बनाना पड़ेगा, है ना? और जब हम बिजनेस बनाएंगे तो फिर उसमें वो तरीके भी डालने पड़ जाते हैं जब हमें, मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। किसी के साथ आप जो हैं ऐसा मत करिए कि उसकी किसी मजबूरी का हमें फ़ायदा उठाने वाली स्थिति आ जाए। बिल्कुल। मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, कोशिश करिए कि जितना हो सके एथिकल चलिए, जी। ठीक है ना? जो होना है वो करिए। रही बात, अभी आपने क्या पूछा, मैं थोड़ा सा भूल गया कि मैं यही पूछ रहा था कि टर्की से डॉक्टर आ रहे हाँ, हैं ये और एनआरआई देखिए, डॉक्टर आ रहे हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में नॉलेजेबल लोग नहीं हैं, किसी फील्ड में भी नॉलेजेबल लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं कह सकते। वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जैसे उन मुल्कों में रहा हूँ इसलिए ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, उनकी एजुकेशन से वाकिफ़ हूँ, उनके तरीके से वाकिफ़ हूँ, उनकी नॉलेज से वाकिफ़ हूँ। जी। फिर मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि नॉलेज बिल्कुल कहीं ज़ीरो ही होगी या कहीं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा होगी। हाँ जी। हर फील्ड में ऐसे भी लोग हैं जिनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ऐसे भी हैं जो शायद नॉलेज नहीं है लेकिन अलग तरीके अपना रहे हैं। जहाँ तक रहा बात, आपने कहा स्पेशली टर्की, टर्की को दुनिया का में ट्रांसप्लांट का हब कहते हैं, जी। ठीक है ना? उसके रीज़न बहुत सारे हैं। अब यूं तो मैं बड़े ऑथेंटिक तरीके से आपको कह सकता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड के जो हैं यूएस के एक डॉक्टर हैं जो इस फील्ड के पायनियर हैं, जी। डॉक्टर विलियम रैसमैन। उन्होंने टर्की के बारे में लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि वहां जैसे तकरीबन वो लिखते हैं कि 500 के करीब क्लिनिक हैं जो है बस चल रहे हैं, शायद अब उनकी तादाद बढ़ भी गई हो। जी। और वो ये लिखते हैं कि गिने चुने क्लिनिक ही ऐसे हैं जहां क्वालिफाइड लोग या अच्छा जो भी करने वाले हैं वो करते हैं। बिल्कुल। तो ये उनका लिखा हुआ है, ये मेरा इसमें कोई वो नहीं है। हालांकि मैं उन मुल्कों में रह के हकीकत सब जानता हूं। आप खुद टर्की रहे हैं। मैं
उन मुल्कों के, टर्की में पर्टिकुलर में नहीं था मैं, लेकिन जिन मुल्क उनके आसपास जो भी मिडिल ईस्ट में मुल्क थे वहाँ मैं 22 साल रहा हूँ। वहाँ से लोग जाते थे, आते थे। और एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि टर्की के हेयर ट्रांसप्लांट करे हुए पेशेंट के करेक्शन हमने इंडिया में किए। ओके, ठीक है ना। तो कोई, नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग, नो वन इज परफेक्ट। तो ये एक हवा मत समझिए इस चीज को। और जहां तक एक चीज मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि इंडियन डॉक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया, वो किसी भी फील्ड में है। मैं जिन मुल्कों में रहा हूं वहां तो डिमांड होती थी कि वी नीड हिंदी डॉक्टर, इंडियन वो डॉक्टर। इंडियन डॉक्टर को हिंदी डॉक्टर कहते हैं। और बहुत ज्यादा तादाद थी ऐसे पेशेंट की जो बाहर अगर रिसेप्शन में पूछ ले कि हिंदी डॉक्टर नहीं है, माफी हिंदी डॉक्टर, अरबी में पूछते थे वो, हिंदी डॉक्टर माफी, वल्ला, तो चले जाते थे वापस। और ईश्वर की कृपा से मैं सऊदी अरब में बहुत रहा हूं, सबसे ज्यादा मैंने सऊदी अरब में समय बिताया है, तो वहां मैंने ये महसूस किया है। और मैं थैंक्स टू द प्रीवियस डॉक्टर्स जिन्होंने कभी शुरुआत में ऐसा वहां माहौल बनाया कि इंडियन डॉक्टर्स की डिमांड के साथ साथ रेस्पेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहता हूं कि जब हम मुल्क से बाहर होते हैं तो वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर कंट्री ऑल्सो। तो हमारा बिहेवियर, हमारा काम ऐसा होना चाहिए। उन्हीं मुल्कों से लगे हुए दूसरे मुल्क हैं जो उनकी सेम लैंग्वेज के हैं, सेम रिलीजन के हैं, लेकिन उन्हें पसंद नहीं करते, वो इंडियन डॉक्टर्स को पसंद करते हैं जी। तो ये होता है कि आपके अच्छे काम का रिजल्ट ये आता है। तो इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट इन एनी फील्ड। कोई हवा मत पालिए, ठीक है ना। कहीं भी आजमा के देख लीजिए। ये तो मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, यूरोप, अमेरिका, डेवलप्ड कंट्रीज में बेस्ट डॉक्टर्स में आपको इंडियंस के नाम मिलेंगे। ट्रू। ठीक है ना। क्योंकि हमारी, मैं एक आम बात कह रहा हूं, हमारी जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है, इन्वेस्टिगेशनल डायग्नोसिस नहीं है। इसीलिए है कि वो पेशेंट को एग्जामिन करके बता देता है 80-90% कि इसको ये बीमारी निकलेगी। हाँ जी। और उन मुल्कों में जो है बाहर, चाहे वो अमेरिका, यूरोप, कहीं भी हो, वो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट। ये बिना वजह का हवा ना पालिए। बाकी जिसको टर्की में जाना है, जिसको करना है, सबकी अपनी चॉइस है। इंडिया में ट्रांसप्लांट के फील्ड में किसी और की जरूरत महसूस कभी नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल सर। हमारे यहाँ इतने पायनियर हैं। मैं तो अभी खैर वापस लौटा हूँ इंडिया, ठीक है। जो भी ईश्वर ने जितना भी थोड़ा बहुत जो नाम बनाया है वो पिछले 3-4 सालों में बनाया है। मेरे से पहले बहुत यहाँ ऐसे हैं जो स्टालवॉर्ट हैं इस फील्ड के, जो हैं पायनियर हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं भाई। न्यूजीलैंड, दुबई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ये सब पेशेंट तो मेरे यहाँ भी आते हैं जी। मैंने आपको बताया कि टर्की के पेशेंट्स के हमने करेक्शन करे हैं। ऑब्वियस है। और मैंने डॉक्टर रैसमैन का नाम लिखा है, उन्होंने लिखा है। इसको मेडिकल की भाषा में या ट्रांसप्लांट की भाषा में ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। बिल्कुल। जिसमें नॉन क्वालिफाइड, नॉन लाइसेंस्ड लोगों का दखल जब होता है, और माफ कीजिएगा इसमें टर्की का नाम भी है और हमारे हिंदुस्तान का नाम भी है। ये उन कुछ गिने चुने मुल्कों में है जहां ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा है। और ब्लैक मार्केटिंग डॉक्टरी में सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको टर्म इसके लिए ब्लैक मार्केटिंग यूज़ की जाती है जब जो है, जो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं, ठीक है ना, लाइसेंस नहीं है इस काम के लिए, वो जब इस क्षेत्र में है तो उसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। ये सब मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ये सब जो ऑथेंटिक बुक्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे टॉप मोस्ट, उनके अंदर कोड की गई हैं ये सारी चीज़ें। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि नाम इन फेमस कंट्रीज़ का है जहां आजकल हेयर ट्रांसप्लांट बहुत फेमस है। तो हवा मत पालिए, कहना मोदी जी का कि स्वदेशी पे भरोसा रखिए। और भरोसा झूठा नहीं है। इंडियन डॉक्टर्स को आप बाहर निकल के देखिए क्या उनकी कीमत है। ट्रू। डॉक्टर साहब ने ब्लैक मार्केटिंग टर्म लिया है यहाँ पर, मैं सभी को क्लैरिफाई कर दूं ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है। ब्लैक मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल मैं हूं एंड मैं दावा करता हूं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज आती है, बट
आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम यूएस, आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम फलाना रशिया जर्मनी, कोई भी एक कंट्री से मैं बोल दूं और वहां की मेरे को सर्टिफिकेट्स यहाँ शो करने लग जाऊं, आप बैक रिसर्च कभी कर ही नहीं पाओगे कि मैंने वहां से वो क्वालिफाइड में हूं भी या नहीं हूं। एंड मैं इस चीज का यहाँ प्रमोशन कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि ध्रुव तो यूएस से क्वालिफाइड है, जर्मनी से क्वालिफाइड है, बट मैं कोई क्वालिफाइड नहीं हूँ। वो सर्टिफिकेशन आपको बेवकूफ बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो जब हम इन चीजों को मार्केट करते हैं तो उसे पर्टिकुलर ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। सर एम आई राइट? हाँ, ब्लैक मार्केटिंग ये भी एक तरीका है, इसमें ये चीज़ काउंट होती है, पर जो मेनली जो उसमें कहा गया है कि नॉन लाइसेंस्ड नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, एग्जैक्टली। भाई ये वही है कि अगर मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ और मैं आँख का इलाज करना शुरू कर दूँ, तो मैं भले ही जो है डिग्री लिए हुए हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। मेरा काम है हड्डी ठीक करना। सही बात है ना? इसी तरह मैं किसी और चीज़ का डॉक्टर के मैंने क्वालिफिकेशन किसी और चीज़ के ले रखी है ना? और जो है मैं कर रहा हूँ कुछ दूसरा काम, तो ये भी ब्लैक मार्केटिंग में ही आएगा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, मैं अभी एक दिन ऐसे स्क्रॉल कर रहा था रील, तो एक हमारे दिल्ली में ही है भाईजान, वो तेल लगा रहे थे और सबको ऐसे उनका सर को रब करके और बाल उगाने का पूरा दावा है। भीड़ ये मान के चलिए आप हजारों के हिसाब से है मेट्रो पिलर के नीचे और लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है उसके साइड इफेक्ट क्या है या साइड इफेक्ट नहीं है? इज दैट गुड और बैड? देखिए, जिस मुल्क में झाड़ फूंक से भी इलाज होते हो और लोग ठीक होने का दावा करते हो जी, उस मुल्क में अगर कुछ चीज़ लगा के हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो खप सकता है। अब कोई क्या लगा रहा है, कैसे क्या लगा रहा है, मैं उसकी इस पे मेरा किसी के ऊपर कोई सवाल इसलिए नहीं बनता कि भाई हो सकता है किसी ने किसी चीज़ पे बहुत रिसर्च कर रखी हो, जी, लेकिन आप जानिए कि रिसर्च करने वाला व्यक्ति रिसर्च करने लायक है भी या नहीं। सही बात है। देखिए, हर पेशे का सम्मान है, हर व्यक्ति का सम्मान है और इंसानियत हर व्यक्ति के लिए बराबर है। जी, लेकिन डिफरेंस ऑफ चेयर, डिफरेंस ऑफ नॉलेज, ये मायने रखती हैं। बिल्कुल। आप अगर बिल्कुल एक किताब को पढ़ने के काबिल भी नहीं हैं या आप किसी चीज़ को ठीक से बोल नहीं सकते और आप दावा करते हैं अगर किसी बड़े ट्रीटमेंट का, जी, तो आपने रिसर्च कहाँ पे करी है, ये समझ में नहीं आया। लोग कहेंगे कि भाई ये तो खानदानी चली आ रही थी, हमने खानदान में हमारे दादा ने करी थी, उसने करी थी। हाँ जी, मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, इसलिए उस पर ज़्यादा सवाल उठाने का हमें अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को जानते नहीं। जी, ठीक है ना? तो हम उस विषय पे कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या लगाया जा रहा है। हाँ, बीइंग ए क्वालिफाइड डॉक्टर, बीइंग ए सीनियर सिटीजन, बीइंग ए अवेयर्ड सिटीजन, ये मैं कह सकता हूं कि तरीका बिल्कुल गलत है लगाने का। अभी जिनके बारे में आपने बात की, तरीका बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि मेडिकली बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें डिस्पोजेबल होनी चाहिए, जी, यानी कि एक पेशेंट की दूसरे पेशेंट पे यूज नहीं होना चाहिए। अब क्यों यूज नहीं होना चाहिए? एक दौर था जब बार बार एक ही निडिल को पानी में उबाल के सबके इंजेक्शन लगते थे। हाँ जी, उस दौर में कुछ ऐसी चीज सामने आई नहीं। बाद में HIV इन्फेक्शन सामने आया, हेपेटाइटिस सामने आई जो ब्लड टू ब्लड जाती है। जी, अब लगा कि ये क्यों आ रही है, तो उनमें से जब सोर्सेस पाए गए तो वो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट के थे, जो है निडिल से जा सकते हैं, किसी ऐसी चीज से जा सकते हैं जो उस किसी पेशेंट ने यूज की है और वो आपने भी यूज की है। जी, यानी कि किसी भी तरीके से आप दूसरे का ब्लड आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। अब वो खरोंच के जरिए आ गया, किसी घाव के जरिए आ गया, निडिल के थ्रू आ गया। भाई ड्रग एडिक्ट्स के द्वारा एड्स फैल रहा है, ये क्यों है? कि वो एक दूसरे के सिरिंज यूज कर रहे हैं अपने नशे में, कोई नहीं, उनमें एड्स मिल रहा है। मैंने अपनी लाइफ में अपने 32 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कई एड्स पेशेंट्स देखे हैं जिनमें पेशेंट का कोई दोष नहीं होता। जी, या तो वो ओटी में काम कर रहा है, ऑपरेशन टीम का सदस्य है, कहीं उसको निडिल प्रिक हो गई है ना, वो पेशेंट को HIV इन्फेक्शन था, कुछ महीनों बाद उसने अपना टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आ गया। अब उस बेचारे का क्या दोष था? है ना? दोष ये था कि उस पेशेंट को अगर HIV एड्स
इन्फेक्शन जिसको मोटे तौर पे एड्स जानते हैं सब, वो अगर उस पेशेंट को था, वो डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया पहले? यानी कि उसका इन्वेस्टिगेशन में कुछ गड़बड़ थी जी। अब ये बात तो वहां है जहां हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टिगेशन होते हैं, किसी को ब्लड चढ़ता है उसके थ्रू। मेरा एक पेशेंट है जिसको जो है प्लेटलेट चढ़ी डेंगू में जी, उसके बाद उसको HIV डिटेक्ट हुआ। ठीक है, अब वो क्या करे? डेंगू का इलाज लिया, HIV हो गया। अब HIV का ले, अब वो ब्लड किसी ऐसे पेशेंट का चढ़ गया, अब वो HIV लिए घूम रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो अच्छा होता डेंगू से ही मर जाता। तो ऐसी कंडीशन, और सारी जिंदगी वो कितने डिप्रेशन और कितने टेंशन में घूमेगा जी। तो अब आप किसी एक चीज से जिससे खरोंच लगने के चांसेस हैं, ठीक है, आपने एक सर पे उसको घिसा, उसके सर पे खरोंच कहीं ना कहीं लगने के पूरे चांसेस हैं। जब आप एक ब्रश से और हार्ड चीज से किससे घिस रहे हैं, पता नहीं उसको इन्फेक्शन था HIV या नहीं, वही ब्रश दूसरे के सर पे लगा दिया, उसके भी सर में खरोंच बनी और वो उसका ब्लड उसके कांटेक्ट में आ गया। अब पता नहीं चला, कुछ महीनों बाद किसी और बीमारी के लिए उसने टेस्ट कराया, आप तो HIV पॉजिटिव है साहब, ये आ गया। अब क्या करेगा वो उन बालों का? सही बात है। अब वो HIV से जूझे या वो करे? ऐसे ही हेपेटाइटिस है, लिवर का इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट से होता है, हेपेटाइटिस B खासकर। मेरा एक खुद का बैचमेट हेपेटाइटिस B से MBBS फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में उसकी डेथ हो गई, सिर्फ इसलिए कि सैंपल लेने में वार्ड में या जो है किसी भी कहीं से पेशेंट से उसको प्रिक हो गया, उसको हेपेटाइटिस B हुई और इंटर्नशिप के दौरान उसकी डेथ हो गई। वो मैं दिन कभी नहीं भूल सकता, जब फाइनल ईयर में एक बच्चा माँ बापों की उम्मीदों पे खरा उतर के बाहर आने होता है डॉक्टर बन के, उस बच्चे की लाश मेडिकल कॉलेज से बाहर आई है। ये कुछ इंसिडेंट्स हम हर डॉक्टर की लाइफ में होते हैं जो कभी भूल नहीं पाता। उस बच्चे को हम आज, उस अपने दोस्त को आज तक नहीं भूले। तो ऐसी किसी मुसीबत में ना डल जाए, ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स का, एक क्वालिफाइड सिटीजन का बिल्कुल कर्तव्य है। बाल उगाना एक तरफ कर्तव्य है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो मेरा तो कहना यह है कि अगर आप इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें इन्फेक्शन जाने के चांसेस हैं, प्लीज प्लीज अपने वायरल मार्कर जरूर कराइए। हजारों की भीड़ है, वायरल मार्कर जरूर कराइए। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई मत लगाइए, अपने वायरल मार्कर, अपने टेस्ट जरूर करा लीजिएगा। और खुदा ना करे, भगवान ना करे, मैं एक डॉक्टर होने के नाते कभी नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी को निकल गया, एक दो को नहीं, शायद इतनी हजारों की तादाद में से अगर 10, 20, 50 को निकल गया, तब क्या करेंगे? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एग्जैक्टली, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? मैं फिर कह रहा हूं कि डोंट टेक इट अदरवाइज, कि हमें किसी से इस तरह का, भाई इस उम्र में ना कंपटीशन है किसी से, ना हम ये चाहते हैं कि भाई किसी की कोई चीज अगर अच्छी है ना पहुंचे किसी तक। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तरीका गलत है, मैं फिर कह रहा हूं, लगाने का तरीका गलत है। ब्लड टू ब्लड इन्फेक्शन के, भाई छोटे मोटे इन्फेक्शन तो आ रहे हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, किसी के सर में इन्फेक्शन हो गया, किसी के दाने बन रहे हैं, किसी के फोड़े फुंसियां बन रही हैं, वो इन्फेक्शन है। दोज इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन वो जो मैं बता रहा हूं कि कुछ सीरियस इन्फेक्शन है जो अभी तक लाइलाज ही समझे जा रहे हैं, उनका क्या होगा? सही बात है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, लगाने वालों से लेके लगवाने वालों तक, और जिन्होंने लगवा लिया कुछ नहीं होता, एक बार अपने वायरल मार्कर जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, ट्रांसपेरेंट वाले पेशेंट के हमेशा ये क्वेश्चन रहते हैं कि जो मेरे ट्रांसपेरेंट वाले हेयर लगे हैं, क्या वो बड़े होंगे, क्या उनकी ग्रोथ होगी, क्या वो सफेद भी होंगे एज के साथ, या जैसे हैं काले, कहीं ऐसा तो नहीं बुढ़ापे में भी काले रहेंगे? तो ऐसे कुछ, मैं ये कहूंगा बेसिक कह लो, सिली कह लो, जैसा आपको लगे, लेकिन ये क्वेश्चंस रहते ही हैं। और हर नया इंसान, लेमैन, हमेशा यही पूछता है, क्या ये बड़े होते हैं, क्या ये कटवाए जाते हैं? अच्छा, कौन काटेगा? डॉक्टर काटेंगे या आप नॉर्मल बार्बर शॉप पर जाओगे? तो इनके लिए आप उनको क्या बताओगे? देखिए, नेचुरल हेयर है तो मैंने जैसे बताया, करेक्टर वही रहता है। हाँ। तो ये बड़े भी होंगे, सफेद भी होंगे, पतले भी होंगे, काटे भी जा सकते हैं, ठीक है, रंगे भी जा सकते हैं। सब कुछ जो नेचुरल हेयर के साथ होता है वो होता है। इसके लिए कटवाने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे
अपने जो है बार्बर के पास जाते हैं, उसी से कटवाइए जैसे पहले कटवाते रहे हैं ट्रांसप्लांट से पहले। जी। तो ये सारी चीज़ें जो नेचुरल बालों के साथ होती हैं, इनके साथ भी घटेंगे, ठीक है? ये बाल बिल्कुल नहीं जाएँगे, ऐसा नहीं। हाँ, आसानी से नहीं जाएँगे, ऐसा है, क्योंकि नेचुरल बाल है, तो वक़्त के साथ तब्दीली तो होगी। True. एक कैरेक्टर जो है आसानी से ना जाने का, वो ज़रूर है इनमें, और सफ़ेद भी होगा, सब कुछ होगा। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपको कितने दिन तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? इनके साइड इफ़ेक्ट क्या रहेंगे? और उन दवाइयों का ड्यूरेशन कितना होगा? क्योंकि पीआरपी हमने सुना है थेरेपी करानी पड़ती है, बार-बार प्लेटलेट्स इंजेक्ट होते हैं। तो वो जो पेन है या वो जो साइकिल है, वो पेशेंट की कितने समय तक रहती है? देखिए, यहाँ पे कुदरत का सिद्धांत काम करता है। जी। आपने एक फसल लगाई है, हाँ जी। किसी भी किसान से पूछिए, क्या उसको वैसे ही छोड़ देता है वो? समय-समय पे खाद, पानी देता है। बिल्कुल। देखिए, लगा के भी आप छोड़ देंगे ना, तो पौधे तो उग आएँगे, ऐसा नहीं है। हाँ जी। ये कुदरत का करिश्मा है। लेकिन अच्छी फसल मिले, उसके लिए खाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये पीआरपी हुआ, मेडिसिन हुआ, ये आपके खाद पानी हैं बालों के लिए, जो देना चाहिए, अगर आप एक अच्छी फसल चाहते हैं। जी। ठीक है ना? लेकिन कितने समय तक देना है, कितने समय तक लेना ही पड़ेगा, ये हर डॉक्टर, हर क्लिनिक का अपना अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन बिल्कुल ही नहीं देना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना? कितने महीने देना पड़ेगा, कितने साल देना पड़ेगा, पेशेंट की ग्रोथ पे, पेशेंट की कंडीशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से, अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस से, जो भी है, अपने तजुर्बे से डिसाइड करता है। जी। जहाँ तक मैं अपना एक बता सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिन मेडिकेशंस पे रखना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ जो साइड इफ़ेक्ट के नाम से सुने हुए हैं, जिनका फिर मैंने कहा बड़ा डर फैलाया हुआ है। हालाँकि जिसमें फिनेस्ट्राइड नाम की एक ड्रग हाँ जी। है ना? जिसका आपका जो है सेक्सुअल एक्टिविटी से बड़ा संबंध जोड़ते हैं, बिल्कुल। और वो सच भी है, आते हैं कुछ पेशेंट्स में। लेकिन मैं ये बता दूँ, कि बहुत एक सिंपल सी ड्रग है, क्रोसिन, पैरासिटामॉल, इतनी तादाद में खाई जाती है टॉफ़ी चॉकलेट की तरह। हम बाजार से लेते हैं और खा के मस्त हो जाते हैं। हर आदमी जरा सा सिर दर्द कॉम्बिफ्लेम। हुआ, है ना? हाँ, कोई भी हुआ, दर्द की दवाइयाँ। क्योंकि उनके विषय में हमने कभी इस तरह से जानने की कोशिश ही नहीं करी, सही बात। है ना? जबकि उनके साइड इफ़ेक्ट शायद फिनेस्ट्राइड से भी डेंजरस हैं। हुँ। लेकिन फिनेस्ट्राइड हमने इस परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने जानी है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो हमने उसको ज़रा ज़्यादा खोजबीन कर ली उसके बारे में, एक आम आदमी ने खासकर। फिर उसके बाद जो सहयोग दिया वो हमारे सोशल मीडिया पे, उनको किस तरह से प्रेज़ेंट करा, वो मैंने फिर आपको बताया। जिनको कुछ पता नहीं, वो आपको डराएँगे। ठीक सही है? सही बात है। अरे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स पे जाइए, कैसे देनी है, कितने टाइम तक देनी है, कब तक देनी है, कितनी डोज़ में देनी है, सब डिसाइड करेगा आपके लिए। और एक बात आपको बता दूँ कि फिनेस्ट्राइड से जो हम डरते हैं, देखिए साइड इफ़ेक्ट तो मिनॉक्सिडिल या जो भी आम ड्रग हैं और इफ़ेक्टिव ड्रग हैं जो यूज़ होती हैं। मैंने बताया दुनिया की कोई ड्रग विदाउट साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। इवन विटामिन, जिन्हें हम सोचते हैं ले लें तो मज़ा आ जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस होती है, उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है? ये सब 32 सालों में बहुत तजुर्बे किए हैं। विटामिन का इंजेक्शन लगाते ही इमीडिएटली पेशेंट को गिरते हुए देखा है, ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी देखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन भी सेफ हैं। तो सही। कोई भी ड्रग, भई ज़्यादा तादाद में तो आप बादाम और घी खाएँगे, उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। पिंपल्स आ जाते हैं बादाम कुछ भी ज़्यादा आ खाने जाए, है ना? घी जो है इन सब चीज़ों के भी से। हैं। इंडाइजेशन हो जाता है। तो बात वही है कि जानकार आदमी दे रहा है, एक्सपीरियंस आदमी दे रहा है, क्वालिफ़ाइड आदमी दे रहा है, उसके पास सारी चीज़ों के समाधान हैं। जिसको आ भी जाते हैं, तो ये आप जान लीजिए, जैसे ही हम विथड्रॉ करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं उस ड्रग को, 100% आप नॉर्मल हो जाते हैं। जी। तो घबराना नहीं है, सिर्फ़ तरीके से किससे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस डोज़ में लेना है, ये आप अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, जो क्वालिफ़ाइड हो। ट्रू। घबराइए नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, बिना साइड इफ़ेक्ट के कोई दवाई बनी हो, ऐसा अब तक है नहीं। सर, कुछ एक क्वेश्चंस रहते हैं सोशल मीडिया पर, क्या फीमेल भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं क्या? क्या हम अपने बियर्ड का, मस्टैच का भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं क्या? क्योंकि लुक में तो ये भी आते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, ओके। फीमेल भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, है ना? एंड बियर्ड एंड कुछ चीज़ें हैं जो मेल ट्रांसप्लांट से उनमें डिफ़र करती हैं, जी। लेकिन मोटे तौर पे अगर ट्रांसप्लांट की बात करें तो फीमेल भी करा सकती हैं।
ठीक है ना। मैंने फीमेल्स का, और एक चीज़ मैंने जो कहा था कि भाई एज फैक्टर करती है, उसमें एक चीज़ मैं आपके बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आप कम एज में भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं, जिसमें स्कार्स आते हैं, आपके बर्न के स्कार हों, चोट का निशान हो, उसमें आप किसी भी एज में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि 19-20 में भी करना चाहें तो कर देते हैं। मैंने खुद किए हैं। एक मेरा थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक स्पेशल केस था, जिसमें बाघ, यानी कि एक ये शेर वाली प्रजाति होती है, टाइगर वाली, ये गांव के एक बच्चे का 6 साल की उम्र में पीछे का पूरा हिस्सा वो उखाड़ के ले गया था। तो अब हमने 25 ईयर्स की एज में, यानी कि तकरीबन 18-19 साल बाद उसका हमने ट्रांसप्लांट किया है। हालांकि उसकी एज तो ठीक थी, लेकिन अगर ऐसा कोई केस है, उसी का एक दूसरा रिलेटिव था, उसको देख के वो भी आ गया, वो सिर्फ 19 साल का था, लेकिन उसका बर्न होके था, हमने 19 साल में भी कर दिया उसका, क्योंकि वो अलग कंडीशंस के गए हुए बाल हैं जी, ठीक है ना। तो वो बाघ वाला केस जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो स्कार हो, वो बर्न का हो, चोट का हो, एक्सीडेंट का हो, उनमें कम एज में भी किया जा सकता है। वो स्पेशल कंडीशंस हैं। तो अभी जो आप ये पूछ रहे थे फीमेल का, फीमेल में भी किया जाता है ना। उसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं, थोड़ा सा ट्रांसप्लांट के उसमें डिफर करती हैं बहुत सारी कुछ चीज़ें मेल से। रही बात दाढ़ी और मूछ की, तो आज आपने देखा होगा कि शायद 5% बच्चे ही हैं यंगस्टर जो दाढ़ी नहीं रखते, है ना। लगभग सभी ये जनरेशन दाढ़ी रखने वाली है। तो इसका बहुत क्रेज हो गया है, और दाढ़ी के केसेस भी हम करते हैं, हमने किए हैं, और अभी 2 दिन बाद फिर एक दाढ़ी के केस हैं। तो ये आजकल के यंगस्टर में, मेल्स में बहुत क्रेज है, हैं कि साहब ऐसी बनवानी है, मुझे ऐसी शेप करनी है। उसमें भी जो फैक्ट्स हैं, है ना, जो ट्रुथ हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही की जा सकती है। आप कहीं भी कुछ भी मत बनवाइए जी। हेयर ट्रांसप्लांट में भी ऐसा होता है, जहां हमें जगह खाली दिखाई दे, हम कहते हैं साहब यहाँ डाल दीजिए इधर भी। अरे बाबा, आप रिजल्ट आने के बाद या जब ग्रोथ होने के बाद में नेचुरल लगने चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट में सिर्फ 2 ही चीज इंपॉर्टेंट हैं, आपका नेचुरल लुक जी, और मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी जी। ये 2 चीज आप दे दें, आपका रिजल्ट बेहतर है। ज्यादा कंफ्यूजन में मत फंसिए। बहुत यंगस्टर्स जो हैं, ये यूट्यूब वाले डॉक्टर जो बनते हैं ना, ये बड़े खतरनाक डॉक्टर हैं। इस उम्र में भी मुझे डर लगता है ना। ये बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, आप ही को कहते हैं आपने ऐसा क्यों नहीं किया, और इसमें इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया, और इसमें ऐसा क्यों नहीं किया। तो उनको हाथ जोड़ना पड़ता है कि डॉक्टर साहब आप एक काम करिए, आपने सब कुछ पढ़ा है या यूट्यूब पे सुना है, लास्ट में ट्रीटमेंट और बताया होता है, उसमें वो लेके आप बस परफेक्ट हैं आप। आपने वो फेमस स्लोगन भी बताया कि मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो डॉक्टर ने भी आपको नहीं बताया होगा। बस नहीं, वो जो खुद भी पेशेंट होते हैं ना, वो यूट्यूब गूगल डॉक्टर होते हैं, जिनको हम कहते हैं, उनसे हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं और आपको बता के चले जाते हैं कि साहब ये नहीं करा आपने, इसमें ये नहीं करा, ठीक है। लेकिन क्या करें, सही बात है। वो भी अपनी जगह इसलिए ठीक है कि भाई उन्होंने पढ़ लिया, पर वही कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। एग्जैक्टली। तो जरा सा ऐसा मत करिए, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए, बशर्ते वो क्वालिफाइड हो, आपके लिए बेस्ट करेगा, बेस्ट करेगा, ये आप भरोसा रखिए, ठीक है ना। तो ये जो आपने पूछा कि फीमेल का ट्रांसप्लांट या और कोई चीज आपने क्या और पूछा है, वही बियर्ड एंड मुस्टैच। बियर्ड मुस्टैच बिल्कुल की जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक क्वेश्चन और लोगों का आता है कि जो हमारा डोनर एरिया है, ऑब्वियस अगर हम बियर्ड का कर रहे हैं तो यहाँ से होगा, हेयर का कर रहे हैं तो यहाँ से होगा, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन ज्यादा है। तो क्या जब हम अपने डोनर एरिया से हेयर ले लेते हैं तो वहां पर हेयर वापस आ जाते हैं, या वो डोनर एरिया हमेशा खाली रहता है? देखिए, डोनर एरिया से जब हमने ले लिया, वो कोई भी हो, चाहे बैक ऑफ द हेयर हो, बियर्ड हो, चेस्ट हो, कहीं से भी हो, आपने फॉलिकल्स पूरी रूट निकाली है जी, तो चांसेस वापस आने के बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे बाल आ जाएंगे। बस FUE टेक्निक में, ये हालांकि दोनों ही टेक्निक में ऐसा होता है कि वो स्कार्स ऐसे बनते हैं। FUE में अगर आप बहुत प्रिसाइजली ठीक से कर रहे हैं तो इतने माइन्यूट स्कार होते हैं, वो इतने फेड हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देते। फिर उनमें ग्राफ्ट लेने का रेशो इस तरीके से होता है कि वो जो हैं, जब आसपास के बाल ग्रोथ हो जाती है, चाहे वो बियर्ड हो या ये हो,
तो वो आसानी से किसी को विजिबल नहीं होते, जी लेकिन बिल्कुल वापस आ जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है, वहां के सारे बाल वो जो लिए हैं हमने। वो नहीं आएंगे। हाँ। बिल्कुल। तो जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का सर बहुत ज्यादा एक टर्म फेमस है, पीआरपी, जीएफसी। तो ये तो पीआरपी होती क्यों है और इसकी जरूरत क्या है, एंड है क्या सेम जीएफसी? देखिए, पीआरपी की फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जी जीएफसी की फुल फॉर्म है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। जी बेसिक प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। पीआरपी जीएफसी से पहले की चीज़ है। पीआरपी क्या है, आपका थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उस ब्लड को जो है फिल्टर मशीन कह करते लेते हैं मोटे तौर पे, सेंट्रीफ्यूज में रोटेट करके प्लेटलेट को अलग कर देते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हैं। जी उसको इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जब इंजेक्ट कर देते हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज जो होते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर आपके बालों को मजबूत करते हैं, थिक करते हैं, झड़ने से रोकते हैं। जी जीएफसी एक स्टेप आगे की चीज़ है, बस ये समझ लीजिए पीआरपी जो है वो सादा फ़ोन है और जीएफसी स्मार्टफोन है। जी जीएफसी में हम थोड़ा सा कंफर्म होते हैं क्योंकि ग्रोथ फैक्टर हम उसमें पहले से ही डाल रहे हैं, ओके। ठीक है ना। तो वो जो एक अंदर थोड़ा सा ब्लाइंड प्रोसीजर है कि ग्रोथ फैक्टर कैसे हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पीआरपी की क्वालिटी क्या थी, ठीक से रिलीज हुए या नहीं ग्रोथ फैक्टर, तो वो जरा कंफ्यूजन कम रहता है क्योंकि ग्रोथ फैक्टर भी हम उसमें मिक्स कर रहे हैं। ओके तो अब हम कंफर्म है कि ग्रोथ फैक्टर अंदर जा रहे हैं और जो अंदर से रिलीज होके बन रहे हैं हमारे, वो एक बोनस मिल रहा है। तो उसका इफेक्ट पर्सनली मैंने महसूस किया है मेरे जीएफसी के इफेक्ट पेशेंट्स में। मेरे पेशेंट्स ने बताया है मुझे कि सर, हालांकि कभी कभार ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी पेशेंट बताते हैं जो हमें भी यकीन नहीं होता। हाँ जी वो कह रहे हैं कि साहब फर्स्ट जीएफसी में मेरे बहुत अच्छे बाल हो गए। तो मुझे भी ये सोचना पड़ा, मैंने कहा भाई ठीक कह रहे हैं। बोले नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि मेरे अच्छा हुआ। जी तो ऐसा एक नहीं, जब कई पेशेंट्स ने कहा, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने कहा नहीं सर, जीएफसी के बाद में बहुत अच्छा फर्क आया है। तो धीरे धीरे कब वो पीआरपी से ज़्यादा पॉपुलर हो गई, मैं पर्टिकुलरली जीएस ट्राइकोडर्मा क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, जी ठीक है। और कब इतना ढेर लग गया जीएफसी के खाली बॉक्सेस का। मैं ये नहीं कहता पीआरपी इफेक्टिव नहीं है, जी पीआरपी भी इफेक्टिव है, लेकिन जीएफसी एक स्टेप ऊपर तो है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रू। तो आज के टाइम में लोगों का ये भी कहना है कि क्यों कराएं हेयर ट्रांसप्लांट? अब तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, आप विग पहन सकते हैं, विग का भी एक ऑप्शन है, आप जो अननेचुरल हेयर है उनको लगा सकते हैं। तो इतना पेन क्यों लेना, इतना खर्चा क्यों करना, डॉक्टर के पास क्यों जाना और इतना टाइम क्यों खराब करना? इस सवाल का जवाब थोड़े से एक सवाल से मैं देना चाहूँगा। जी क्या ज़रूरत है दांत लगाने की नकली, ठीक है ना। सही बात है। हाँ, कह सकते हैं कि साहब दांत की थोड़ी इंपॉर्टेंस खाने से ताल्लुक है। जी तो भैया, आज के दौर में बालों की इंपॉर्टेंस दांतों से कम नहीं है बिल्कुल। लुक के लिए। हाँ जी तो यही जवाब है कि अगर दांत भी ना लगवाएं, बाल कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, दांतों का संबंध मैंने बताया कि आपके रोज़मर्रा में खाने पीने से ताल्लुक़ रखता है, तो ज़रा सा समझ में आता है कि भाई इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। देखिए, बाल लगवाना बहुत ज़रूरी तो है नहीं, जी लेकिन किसी यंगस्टर से पूछ के देखिए कि गंजापन महसूस जब होता है या दिखता है हमें तो हाँ कैसा लगता है। तब वो ये कहता है, जब वो डिप्रेशन की तरफ जाता है ना, तो ये कहता है कि भैया मेरी एक उंगली कट जाती सर, ऐसे हैं लोग बाग, सर हाँ एक हाथ कट जाता लेकिन मेरे बाल होते। जी मैंने कहा ये तो एक डेस्परेट सा आंसर है बेटा, कोई भी बॉडी का ऑर्गन खोना अच्छा नहीं लगता। जी नहीं सर, आपको नहीं पता मैं कितना परेशान हूँ जब वो गंजा कहती है। जब कोई गंजा कहते हैं या मैं कहीं रिजेक्ट होता हूँ। जी और आजकल जॉब में बड़ी रिजेक्शन होने हाँ लगी। जी हाँ जी। और मैंने बताया अब सबसे बड़ा फैक्टर आजकल तो ये है कि शादी के लिए रिजेक्शन हो रहा है। हम्म और ये हमारी जो मेल ईगो है ना, ये बड़ी खतरनाक है। जब कोई हमें फीमेल रिजेक्ट कर दे ना, तो पागल हो जाते हैं हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई उसे भी तो बराबर का अधिकार है। आज तक हमारे समाज में नहीं था, जैसा बांध दिया, गंजा काला पीला, या हमें पसंद है या नहीं, परमेश्वर है पति साहब, स्वीकार कर लिया। आज वो दौर नहीं है, अब सब कुछ चेक हो रहा है ना। है, मेरे लुक्स भी क्लोज देख में रहे है हैं। ऐसे बहुत लोग जो आके कहते हैं कि जी लड़की ने कह दिया बाल नहीं है लड़के के, मैं नहीं कर रही। मैंने कहा बिल्कुल खुशी की बात है, एक तरफ तुम्हारे लिए जरा वो है, और मेरे क्लोज हो तो मेरे लिए भी दुख की बात तो है, पर ये मानिए कि ये खुशी का विषय भी है कि कि मैं आज आपका लड़की को उतना अधिकार और उतनी हिम्मत है कि वो कह रही है कि मैं गंजे से शादी नहीं करनी। सही बात है।
ठीक है, तो बालों की ज़रूरत बस ऐसे ही है, दांतों की ज़रूरत जैसी है, बल्कि कभी कभी उससे ज़्यादा महसूस हो रही है। नकली दांत लगा के शायद शादी हो जाए आपकी, लेकिन गंजा। और रही बात विग की है उसकी, फिर मैंने कहा ये कि पर्सनल चॉइस है, हाँ, लेकिन बात वही है कि नेचुरल चीज़, कुदरती चीज़ और कुछ आर्टिफिशियल चीज़ में फ़र्क तो है। कुछ मेडिकल रीजंस भी हैं, हाँ जी, सबको सूट नहीं करती विग जी, वगैरह, स्किन एलर्जीज, हाँ, चेंज ऑफ कलर, ठीक है ना, इन्फेक्शंस, मेंटेनेंस नेचुरल बालों से ज़्यादा है विग का। हाँ, और फिर आपको वो लुक नहीं दे पाता, हाँ, है ना, पकड़ में तो आप आ ही जाते हैं। ये तो है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें के साथ फिक्स होता है, ये होता है, हवा में भी परेशानी होती है, दिखाई दे जाता है विग जब हवा से बाल उड़ते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। चलिए ये पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल, इस पे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कि जिसको विग लगानी है जी, वो लगाए, तो फिर ये बशर्ते कि वो आप देखिए कि आपको सूट करना चाहिए, बिल्कुल। कोई एलर्जी ना हो, हाँ ठीक है जी। ना, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, आप उसको मेंटेन कर सकें ठीक से, उसकी सफाई वगैरह, तो लगाइए विग, क्या डॉक्टर दिक्कत। साहब एक इक्विपमेंट आता है डर्मा रोलर, ठीक है? उसमें बहुत माइक्रो निडलिंग होती है, बहुत पतली-पतली पिन्स होती हैं। तो लोगों का कहना है कि आप डर्मा रोलर का पर डेली यूज़ करो और जो आपने एक केमिकल बताया था, ये एक मेडिसिन है फिनेस्ट्राइड, उसको साथ में लेते रहो और एक लिक्विड भी आता है, मैंने भी यूज़ करा है वो और वो स्प्रेड करो तो आपकी जो ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की वो कम हो जाएगी। तो वो कहाँ तक सच है? हाँ देखिए, ये सब चीज़ इफेक्टिव है, जी। ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ ट्रांसप्लांट का सब्स्टिट्यूट है, ये मैं ऐसा नहीं मानता। ओके। क्योंकि कभी कभार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप कितना भी डर्मा रोलर घिसेंगे, कितना भी खाएंगे, उस कंडीशन में आपको एक अच्छी डेंसिटी वाले बाल नहीं दिखाई देंगे, हुँ। है ना। हाँ, आप डिफ्यूज हेयर का मतलब है डिफ्यूज हेयर लॉस, कि आपके बाल हैं भी लेकिन कम हैं, जी। बड़ी आइडियल कंडीशन है, आप डर्मा रोलर करिए, है ना, पीआरपी करिए, ये इफेक्टिव होती हैं, हाँ जी। जिसमें डेंसिटी आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिखती है। जी। लेकिन आप बिल्कुल 7 ग्रेड 6 ग्रेड के हो गए और उसमें घिसने में लगे हुए हैं कुछ चीज़, फिर नहीं तो होगा। फिर तो कौन वो क्या घिस रहे हैं अपनी दवाई, सलमान, उसका भी क्या दोष है फिर। सही बात है। ठीक है ना, जी, इफेक्टिव है ये सब चीज़, लेकिन इनके लिमिटेशंस भी हैं। जी, डर्मा रोलर का आपने पर्टिकुलर जिक्र करा, तो देखिए बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जी, जहाँ भी हमें कहीं चोट लगती है, घाव बनता है, तो बॉडी के जो है, जिनमें प्लेटलेट का भी रोल है और बहुत सारी चीज़ हैं जो उस घाव की तरफ भागती हैं, उसको हील करने के लिए, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। तो वो जो हैं, डर्मा रोलर से हमने क्या किया, छोटा मोटा ट्रॉमा ही तो किया ना, हुँ। छेद बन जाते हैं, उससे ब्लीडिंग हाँ होती जी, है हाँ थोड़ी सी। जी, हाँ जी। तो बॉडी का तो नेचुरल मैकेनिज्म, उसे क्या पता कि आपका जो जख्म बन रहा है या जो चोट पहुंच रही है, वो हाँ, किसी एक्सीडेंट से पहुंच रही है या डर्मा रोलर से पहुंचा रहे हैं आप, जी, है ना। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तो काम करेगा, जी, उस तरफ वो चीज़ भागेंगी, है ना, तो वो बालों के लिए फ़ायदेमंद भी हो जाती हैं। और उसके साथ में हम थोड़ा बहुत चाहे पीआरपी जो है उसके ऊपर छिड़कें, या कोई और भी चीज़ छिड़कें, मेसोथेरेपी वगैरह करें, वो सब काम कर देती हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करती, लेकिन लिमिटेशंस हैं उनके, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से भी थोड़ा-सा ज़्यादा ना भरमाएँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जितनी उनकी यूज़फुलनेस है, जितनी वो इफ़ेक्टिव हैं, उतना पेशेंट को सच बताएँ। ट्रू। क्योंकि हैं, ऐसा भी है, मैंने देखा है कि बड़ी आसान है ये चीज़ें, पेशेंट हुँ, खुद कर लेता है, हाँ जी, तो आप उसको इतनी हाइप बना के करें कि साहब ये इतना ज़्यादा कर देगा, इसमें ये कर देगा। सारी चीज़ें सब डॉक्टर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जी, लेकिन उनकी लिमिटेशंस के साथ में होती हैं वो चीज़, ठीक है? कितनी कारगर हैं, कब तक कारगर रहेंगी, इन चीज़ों को बताइए। ट्रू। भई, आपको ईश्वर ने एक एक स्पेशल प्रोफ़ेशन में डाला है ना? तो आप उसकी गरिमा बनाए रखिए। जी, पेशेंट को सत्य बताने की कोशिश करिए, बिल्कुल। उसके बाद वो क्या चुनता है, वो उसकी पर्सनल वो है। बहुत सारे लोगों को सर डैंड्रफ एंड बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। डेंसिटी उनकी बहुत लो होती जा रही है, हेल्दी हेयर नहीं है। तो उनको आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कि आप ये हाँ, स्टेप देखिए, फॉलो करिए? बहुत ज़्यादा इस बारे में थोड़ा-सा मैं ये नहीं कहता कि गलत हैं लोग बाग, लेकिन थोड़ा-सा भ्रम तो है। जी, आम आदमी को डैंड्रफ से, और बहुत पेशेंट आते हैं जो सिर्फ़ अपने बाल गिरने का कारण डैंड्रफ ही मानते हैं। जी, मेरे डैंड्रफ हुई सर, बाल झड़ गए। हाँ जी, देखिए, 80% जेनेटिक फैक्टर होता है बाल गिरने में,
हाँ जी। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, आपका क्लाइमेट हो सकता है, आपका खान-पान हो सकता है, आपकी दिनचर्या हो सकती है, आपकी डैंड्रफ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें और कई डिज़ीज़ हो सकती हैं, जी, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। लेकिन मेल पैटर्न बाल्डनेस का कारण जो है, वो जेनेटिक ज़्यादा होता है, तो डैंड्रफ एक कंट्रीब्यूटिंग छोटा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हम ले सकते हैं। हाँ, वो बाकी चीज़ों के लिए आपको परेशान करता है, इचिंग होती है या डैंड्रफ जो है वो किसी डिज़ीज़ की वजह से बन रहा है, चाहे वो जी, सोरायसिस की वजह से बन रहा है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से बन रहा है और कई कंडीशन हैं, तब आपको उसके विषय में चिंता करनी चाहिए। नॉर्मल डैंड्रफ सबको होगी, मुझे भी है। अब मैंने एक काला सूट पहन रखा है ना, अभी पीछे से मैं ऐसे बाल झाड़ दूँ तो यहाँ सब आपको दिखाई देने लगेगा। जी, वो नेचुरल पीलिंग ऑफ स्किन है, जी, क्योंकि स्किन बनने का एक प्रोसेस है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ऊपर की लेयर उतरती है, उसको आप नॉर्मल डैंड्रफ कह देते हैं, वो चमकती है, जी, ठीक है ना? वो सबके होती है, उससे परेशान मत होइए। डिज़ीज़ की वजह से है डैंड्रफ, ठीक है ना? जी, और ज़्यादा तादाद में है, तो आप ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपको देखेंगे कि क्या कारण है, क्यों हो रहा उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। है? बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल 100% बाल झड़ने का कारण डैंड्रफ ही है, हाँ ये जी। नहीं। सर एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होने की क्या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आप सभी को एक बेहतर डाइट और वो एक्सरसाइज बताएं जिससे कि उनकी हेल्थ जो हेयर हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़े, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डाइट और एक्सरसाइज बहुत मेजर रोल इसमें अदा करते हैं। देखिए, इंसानी शरीर जो है, वो बिल्कुल वैसी उन्हीं सिद्धांतों पे काम करता है, जैसे सिद्धांतों पे और चीज़ें। और क्या सिद्धांत है? मीठा डालोगे मीठा होगा, हाँ जी। कड़वा डालोगे कड़वा होगा। जी। कभी कड़वा डाल के मीठे की अपेक्षा आप मत करिए। बिल्कुल। इसी तरह बॉडी को जो आप दे रहे हैं, आपको वही लौटाएगी वो, ठीक है ना? तो डाइट का, आपकी दिनचर्या का, आपके व्यवहार का, है ना? आपके खान-पान का असर नहीं होता, ये तो इम्पॉसिबल है। वो खाली ट्रांसप्लांट या बालों के विषय में ही नहीं है, जी। वो हर चीज़ में है आपका। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपनी डाइट हेल्दी रखिए, अपनी रूटीन हेल्दी रखिए और एक चीज़ उसमें मैं थोड़ा-सा पर्सनल होऊँगा, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि योगा, प्राणायाम, वॉकिंग ये 3 परफेक्ट एक्सरसाइज़ हैं। इसके अलावा आप कुछ मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये परफेक्ट हैं। आपके शारीरिक, मानसिक, सोशल तीनों हेल्थ को ठीक रखने के लिए। जी। क्योंकि जो मेडिकल साइंस में हेल्थ की डेफिनीशन है, वो खाली अच्छा दिखना नहीं है। जो WHO की डेफिनीशन है, उसमें आपकी मेंटल, फिजिकल, सोशल तीनों हेल्थ ठीक हैं, तब आप हेल्दी कहलाते हैं। ट्रू। तो इन चीज़ों को मैं बिल्कुल दावे से ही कह सकता हूँ कि योगा, प्राणायाम, वॉकिंग अगर आपके जीवन में आपने अपना लिया, और मैं तो इस हद तक रिकमेंड करता हूँ कि जिस हद तक आप सांस लेते हैं ना, जितना ज़रूरी उतना ये तीनों चीज़ ज़रूरी हैं। उसके बाद जिम विम जो और भी तरीके हैं, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, ना बुरा कहता, जी। क्योंकि आप अपने शरीर को मस्कुलर दिखाने के लिए गलत तो नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल। एक चीज़ मैं ये कहता हूँ कि अननेसेसरी सप्लीमेंट के रूप में अगर आप कुछ चीज़ लेते हैं, बशर्ते आपको कोई मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में नहीं जाना, जी। तो प्लीज़ बिना वजह के सप्लीमेंट से बचिए। ट्रू। आपका नेचुरल किचन फूड, उससे बढ़िया फूड कोई नहीं है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, दालें, दूध, सोयाबीन, चना, और अगर आप थोड़ा-सा इधर-उधर जाते हैं तो नॉन-वेज आपका एग हो, मीट हो, फिश हो, ये ही परफेक्ट डाइट है। जी। एक बैलेंस एक्सरसाइज के साथ ये आपकी किचन की डाइट। मत जाइए बहुत महँगी-महँगी चीज़ों पे, जिनके साइड इफ़ेक्ट भी झेलने हैं। उनमें से एक हेयर फॉल भी है, बिना वजह की सप्लीमेंट लेने का, और पिंपल्स वगैरह। जी। और इतनी बुरी कंडीशंस में देखे हैं मैंने, कमर से लेके फेस, चेस्ट सब जगह पिंपल्स भर गए, हाँ। बाल झड़ने में तेज़ी आ गई। तो होते हैं ये साइड मत इफेक्ट। लीजिए जब तक कि आपको आपका प्रोफ़ेशन डिमांड ना कर रहा हो बिल्कुल। कि साहब आपको तो बॉडी बिल्डिंग में जाना है। आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर गंजे मिलते हैं। हाँ, छोटे बाल रख लेते हैं वो। हाँ, तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको एक आम आदमी की तरह अपने आप को एक अट्रैक्टिव अपनी
फिजिक बनानी है तो आपके किचन डाइट इज द सफिशिएंट डाइट। कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे खर्च करके अपना भी नुकसान मत करिए, अपने माता पिता का भी मत करिए, ट्रू। है ना। बहुत सस्ते में सेहत मिल सकती है, क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का न्याय है। वरना तो हर गरीब आदमी बीमार और अनहेल्दी हुआ करता और अमीर आदमी ही हेल्दी हुआ करता। सही बात ठीक है। है ना। फिल्मों में भी दिखाते हैं कि जब कंपैरिजन करते हैं तो एक तरफ रैम्बो जंगल में अपनी देसी एक्सरसाइज करता है और दूसरी तरफ विलेन जो है वो बड़े सोफेस्टिकेटेड जिम में जाता है। जी। आखिर में जीत किसकी होती है आपको मालूम है। जी। नेचर से जुड़े रहिए, मेरा सिद्धांत है, सबको समझाता हूँ, नेचर से दोस्ती करिए। जितना नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे, जितना नेचर के करीब रहेंगे, अपनी हेल्थ, अपनी लुक को लंबा रखेंगे आप। ट्रू। दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने हेयर ट्रांसप्लांट को लेके आपको वो एक एक बेसिक बातें बताई जो कि नॉर्मली आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर, मैं किसी भी इसलिए कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर है वो अभी अपना कंटेंट उस तरीके से नहीं शायद बना रहे हैं जिस तरीके से उनको बनाना चाहिए, लेकिन पॉडकास्ट एक इतना अच्छा और एक फीजिबल तरीका आज के टाइम में आया है कि आपको एक राइट इंफॉर्मेशन मिल पाए। एंड आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि आपने ये पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन की होगी, और जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कराना भी चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या मेजर कॉज होते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, चाहे वो ग्रोथ को लेके हो चाहे उसकी टेक्निक को लेकर हो, हमने इस पॉडकास्ट में सब कुछ कवर करा। अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर शर्मा से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, आप कहीं से भी हैं तो आप आ सकते हैं हरिद्वार। आप वीडियो कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स, सो दैट आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी आपका किसी भी सिटी में आप कंपैरिजन करना चाहते हो, चाहे वो प्राइस से लेकर हो या फिर वो क्वालिटी से रिलेटिव हो, आप वो कंपेयर भी कर सकते हैं। तो मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा तो एक डॉक्टर शर्मा को कनेक्ट करें। एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं सर की टीम से जो भी अवेलेबल होंगे आपके हर सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, मैं बस लास्ट में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कुछ फ्यू वर्ड्स हमारे दर्शकों को आप कहें कि जीएस ट्राइकोडर्मा क्लिनिक ही क्यों चूज करें रेदर देन ऑफ अदर क्लिनिक। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है जी। मैं जीएस ट्राइकोडर्मा के लिए काम करता हूँ। जीएस ट्राइकोडर्मा मेरे दिल के करीब है। हाँ जी। नेचुरल है कि मैं उसी के बारे में कहूँगा, जी। लेकिन एक सत्य मैं सबको कहना चाहता हूँ कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स पे जाइए। किस पे जाइए मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी आपको रिकमेंड नहीं करता, इसलिए क्योंकि सत्य ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो बेहतर आपके लिए करेंगे वो करिए। कुछ ऐसी मिसगाइड मत होइए कि वहाँ डॉक्टर करता है, वहाँ टेक्नीशियन करता है। एनी सर्जरी इन द वर्ल्ड इज अ टीम वर्क, बिना टीम के नहीं होती। इस तरह के एकदम फ्लैट वर्ड्स पे मत जाइए कि वहाँ डॉक्टर करेगा, वहाँ टेक्नीशियन करेगा। बाबा, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, उस क्लिनिक को जानिए, उस डॉक्टर से बात करिए। बिना टीम वर्क के कोई चीज़ जो है सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। आप देखिए कि डॉक्टर की टीम है तो उसने टीम की प्लानिंग किस तरह की है, उस टीम में कैसे लोग हैं, क्योंकि कोई भी एक सर्जरी, ट्रांसप्लांट जो है 2-2 दिन ले लेती है सर्जरी को करने में। जब मेगा सेशंस होते हैं तो एक दिन अगर 7-8 घंटे, अगले दिन 7-8 घंटे आप सर्जरी कर रहे हैं, क्या एक आदमी के साथ पॉसिबल है? एक आदमी कर सकता है क्या? तो ऐसी भ्रामक चीज़ों पे मत जाइए कि जिसमें बस एक कहने के लिए आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उस वो वास्तविकता है नहीं। तो प्लीज़ क्वालिफाइड डॉक्टर्स पे जाइए, उनकी सुनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सके तो अपने डॉक्टर से मिलिए एक बार। आपकी सारे कंफ्यूजन, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। बिना मिले डिसीजन मत लीजिए, अगर पॉसिबल है तो मिलिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेहत से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई साथी नहीं। अंतिम समय तक आपकी सेहत साथ देगी। हर रिश्ते या तो मजबूरी में या जानबूझ के आपको छोड़ते चले जाएंगे। आपका आखिरी साथी आपकी हेल्थ है। प्लीज़ उससे कंप्रोमाइज़ मत करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका यहाँ आने के लिए, आपका भी शुक्रिया। और मैं
दरअसल संबोधित करता हूँ अपने पेशेंट्स को, क्योंकि यंगस्टर ही हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं। तो मैं मेल हो या फीमेल, बेटा ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, सेहत से ऊपर किसी चीज़ को मत रखिए। सेहत है तो सब कुछ वापस आ सकता है, और सब कुछ है लेकिन फिर भी सेहत को आप वापस नहीं ला सकते। सेहत पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद। मैं भी सभी को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। एंड साथ में मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बराबर में आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज वो दबा दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नंबर्स काउंट, जैसे जैसे हमारी फैमिली, आप ही लोग हमारा परिवार हो जो हमारी वीडियोस को इतना देखते हो, प्यार देखते हो, फॉलो करते हो, तो वो जैसे जैसे काउंट बढ़ेगा हम लोगों की ग्रोथ होगी। एंड आखिरी तक देखने के लिए, हमें साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।